आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे, जैसे कि आरव के शब्दों की पुष्टि करते हुए सभी ने अचानक भिनभिनाने की आवाज सुनी। इसके तुरंत बाद छोटे काले कीड़े जो आसमान को काला कर देते थे और धरती को ढक लेते थे, सभी दिशाओं से व्यापार समूह की ओर झुंड में आ गए। ये हृदय भक्षण करने वाला कीट यानी कि हार्ट डेवोरिंग बग्स झुंड है। चिरंजीवी की निगाहों में निराशा के भाव थे। हृदय भक्षण करने वाले कीट पहले से ही उन्हें घेर चुके थे। अमर प्राणी भी उड़कर बाहर नहीं निकल सकते थे। ज्योतिरादित्य भी भव्य तमाशे देखने के आदी थे, लेकिन इस समय उनके सिर में झुनझुनी हो रही थी। हृदय भक्षण करने वाले कीट झुंड की इतनी बड़ी संख्या, भले ही उनके 3 सिर और 6 हाथ हो, फिर भी उनके पास उन्हें भगाने का कोई उपाय नहीं था। आरव की निगाहें अभी हृदय भक्षण करने वाले कीट झुंड पर टिकी थी, लेकिन अचानक लगा कि कोई उनके पैर को पकड़ रहा है। सिर नीचे करके देखने पर पता चला कि वो छोटी बच्ची बिपाशा थी। आरव ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, बिपाशा, क्या तुम डरी हुई हो? बिपाशा ने प्यार से सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई आरव के होते हुए भी बिपाशा डरी हुई नहीं है। अच्छी लड़की। आरव ने बिपाशा के छोटे से सिर को धीरे से सहलाया और प्यार से कहा, मुझे नहीं लगता कि छोटे कीड़ों का झुंड हमें खा सकता है। 2 भाइयों, एक साथ मिलकर काम करो और मेरे लिए इन कीड़ों के समूह को खत्म कर दो। ज्योतिरादित्य ने गुस्से से चिल्लाया। ग्रीन सी भाड़े का समूह मार्शल आर्टिस्ट सभी 100 लड़ाइयों के अनुभवी थे। शुरुआती इस बसे ज्यादा घबराहट का अनुभव करते हुए वे बहुत जल्दी शांत हो गए। इतने बड़े कीड़ों के झुंड से निपटने के लिए यह स्वाभाविक रूप से सरणी संरचनाओं का प्रभाव था जो सबसे अच्छा था। अन्यथा इन कीड़ों द्वारा अलग अलग घेर लिया जाना और एक एक करके पराजित होना भयानक होगा। आरव का रुकने का इरादा नहीं था। अगर ज्योतिरादित्य वास्तव में इन दिल को खा जाने वाले कीड़ों से निपट सकता था, तो वो स्वाभाविक रूप से कोई कदम उठाने के लिए अनिच्छुक होगा। ग्रीन सी भाड़े का समूह स्पष्ट रूप से सरणी संरचनाओं से बहुत परिचित था। समय की कुछ सांसों का उपयोग करते हुए सरणी गठन पहले से ही बना हुआ था। आरव की आंखें थोड़ी चमक उठीं और इस ग्रीन सी भाड़े के समूह को पूरी तरह से अलग रोशनी में देखने लगा। सरणी गठन के इस सेट को स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन कहा जाता था। गठन के बाद मार्शल कलाकारों के बीच एक तरह की शानदार प्रतिध्वनि बनती थी और वहां से उनकी प्रत्येक शक्ति में बहुत वृद्धि होती थी। इसके अलावा मार्शल कलाकारों का समूह एक जादू करने के लिए हाथ मिला सकता था, जिससे सरणी गठन की शक्ति बहुत बढ़ जाती थी। आरव ने कुछ समय तक देखा। सरणी गठन का यह सेट स्थापित होने पर भले ही स्वर्गीय साधु क्षेत्र के मार्शल कलाकार इसे तोड़ना चाहते थे, उन्हें भी काफी प्रयास करना पड़ता था। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रीन सी भाड़े के समूह को लायन लेक सिटी में सबसे मजबूत कहा जाता था। ऐसा लगता है कि यह बिना कारण नहीं था। दरअसल एक बार जादू सक्रिय होने के बाद इसने तुरंत उन हृदय भक्षण करने वाले कीड़ों को बाहर से अलग कर दिया। बहुत सारे हृदय भक्षण करने वाले कीड़े जादू में ऐसे घुस गए जैसे पतंगे आग में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने जादू को छुआ, एक बड़ा झुंड एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से मर गया। यह दृश्य देखकर चिरंजीवी का दिल आखिरकार अपनी जगह पर आ गया। राहत की एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने प्रशंसा की, बड़े भाई, ज्योतिरादित्य वास्तव में प्रभावशाली है। इस यात्रा पर यहां ग्रीन सी भाड़े के समूह को काम पर रखना वास्तव में इसके लायक है। ज्योतिरादित्य को भी खुद पर गर्व था, क्योंकि उन्होंने कहा, हे, ये बिना कहे ही समझ में आता है। हमारे ग्रीन सी भाड़े के समूह को हमारी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई अंतिम तुरुप का पत्ता कैसे नहीं हो सकता। हमारे साथ, यहां भाइयों के इस समूह के साथ, ये भी बेकार है चाहे इनमें से कितने भी कीड़े हों। स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन की शक्ति असाधारण थी। इसने बहुत जल्दी ही दिल को खा जाने वाले कीड़ों के बड़े समूह को मार डाला। लेकिन ये कीड़े बहुत ज्यादा थे, इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता था। ये कीड़े मौत के प्रति भी निडर और निडर नहीं थे। ये देखकर कि वे जादू को तोड़ने में असमर्थ थे, उन्होंने बहुत जल्दी हमले बंद कर दिए और जादू के बाहर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अचानक उन कीड़ों को किसी तरह की उत्तेजना महसूस हुई और वे एक दूसरे को काटने लगे। जब मार्शल आर्टिस्ट ने यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। जब ये कीड़े चबाने लगे तो उन्होंने अपने साथियों के प्रति जरा भी दया नहीं दिखाई। बहुत जल्द हृदय भक्षण करने वाले कीड़ों का
एक बड़ा झुंड अपने ही साथियों के चबाने से मर गया। लेकिन जब आरव ने यह नजारा देखा तो उसकी नजर गंभीर हो गई। सब लोग अपनी सतर्कता कम मत करो। ये हृदय भक्षण करने वाले कीड़े एक दूसरे को चबा रहे हैं। ये उनकी दूसरी प्रकृति नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई उन्हें विकसित होने के लिए नियंत्रित कर रहा है। हृदय भक्षण करने वाले कीड़े मानव रूप लेने में असमर्थ है, लेकिन अपने साथियों को खाकर विकसित होने में सक्षम है। रैंक में वृद्धि के साथ सार ऊर्जा के प्रति उनका प्रतिरोध भी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। आरव की शब्द एक अपशकुन की तरह था। जैसे ही उसने समझाना समाप्त किया, हृदय भक्षण करने वाले कीड़ों ने अपने कई साथियों को खा लिया। उनकी ताकत अचानक आसमान छूने लगी। इससे हार्ट डिवोरिंग बग्स की संख्या में बहुत कमी आई, लेकिन गुणवत्ता में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ज्योतिरादित्य के हावभाव बदल गए और उन्होंने कहा, सावधान, वे हमला करने वाले हैं, उन्हें मार डालो। इस बार हार्ट डिवोरिंग बग्स यानी कि हृदय भक्षण करने वाले कीड़े, जिनकी ताकत में काफी सुधार हुआ था, एक विफलता के बाद नए सिरे से प्रयास करके वापस लौटे। ग्रीन सी भाड़े के समूह ने जादू को नियंत्रित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हार्ट डिवोरिंग बग्स पर बेतहाशा बमबारी की। फिर भी उन हृदय भक्षण करने वाले कीड़ों के शरीर वास्तव में बस थोड़ा हिले और सीधे जादू के ऊपर गिर गए। हिस हिस हिस। हृदय भक्षण करने वाले कीड़ों ने वास्तव में जादू को स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सार ऊर्जा को खाना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर ज्योतिरादित्य और चिरंजीवी के चेहरे पर बहुत बदलाव आया। क्या ये हृदय भक्षण करने वाले कीड़े थोड़े ज्यादा भयानक नहीं थे? हिस हिस हिस। अधिक से अधिक हृदय भक्षण करने वाले कीड़े जादू पर गिर पड़े। जादू बहुत जल्दी एक काले आसमान में बदल गया। ज्योतिरादित्य के चेहरे पर घबराहट से पसीना बह रहा था। वो व्यू रचना को हटाना चाहता था, लेकिन इस समय व्यू रचना को हटाना मौत की तलाश करने से अलग नहीं था। धमाका। ठीक इसी समय ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया जगमगा उठी हो। एक प्रचंड ज्वाला वास्तव में जलने लगी। भन भनाहट, भन भनाहट। इस समय लगभग सभी हृदय भक्षक कीड़े जादू पर एकत्र हुए थे। ये आग बहुत ही अचानक जल उठी, जिसने सभी हृदय भक्षक कीड़ों को एक साथ जला दिया। हृदय भक्षक कीड़े धीमी चीखें निकाल रहे थे, जिसे सुनकर लोग डर से कांप रहे थे। ये ज्वाला बहुत भयंकर थी, हड्डियों में सड़न पैदा करने वाले कीड़े की तरह। चाहे वे हृदय भक्षक कीड़े कितना भी संघर्ष करें, वे मुक्त नहीं हो पाए। अंत में वे राख में बदल गए। भले ही वे हृदय भक्षक कीड़े पहले से ही सफलतापूर्वक विकसित हो चुके थे, लेकिन इस ज्वाला के नीचे उनके पास प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। ज्योतिरादित्य और चिरंजीवी इस दृश्य को चकित होकर देख रहे थे। दोनों कुछ हद तक बेचैन थे। अग्नि की चमक उनके चेहरों पर चमक रही थी, प्रकाश बिखेर रही थी, लोगों को अंदर तक हिला रही थी। बड़े भाई ज्योतिरादित्य, क्या ये ज्वाला आपके भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा बनाई गई थी? चिरंजीवी ने धीरे से पूछा। ज्योतिरादित्य स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत जोर से हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, अभी तो मैंने जानबूझकर दुश्मन के सामने कमजोरी दिखाई थी। ये सब इसलिए था ताकि उन सभी को एक साथ घेर लूं। ये कैसा है सर चिरंजीवी? क्या ये आग अभी भी सहनीय है? चिरंजीवी ने यंत्रवत अपना सिर हिलाया और प्रशंसा से आह भरी। बड़े भाई ज्योतिरादित्य वाकई बहुत शक्तिशाली है। यदि हम इस यात्रा से सुरक्षित वापस लौट सकें तो आपके भाड़े के सैनिकों के समूह के इनाम में 30% और जुड़ जाएगा। यद्यपि ज्योतिरादित्य को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन यह परिणाम ठीक वैसा ही था जैसा वह चाहता था। इस विस्मयकारी अग्नि ने वास्तव में उनके ताप को 30% तक बढ़ा दिया। यह दृश्य देखकर आरव केवल थोड़ा मुस्कुराया और श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ने का इरादा नहीं किया। इससे पहले सभी का ध्यान हृदय भक्षण शब्दों पर केंद्रित था। उन्होंने इस तथ्य का लाभ उठाया कि हर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और उन्होंने चुपचाप चंदन ज्वाला को सरणी संरचना में डाल दिया। 7वें स्तर की चंदन ज्वाला कैसे हो सकती है जिसे ये हृदय भक्षण करने वाले कीड़े झेल सकते हैं? इसके साथ ये सीधे तब तक जलता रहा जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। इस तरह का साधन केवल आरव ही ध्यान आकर्षित किए बिना इसे पूरा कर सकता था। वह स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन से बहुत परिचित था। भले ही ये इन मार्शल कलाकारों के साथ सहयोग करने का उसका पहला मौका था, लेकिन ये सहज था। यहां तक कि ज्योतिरादित्य ने भी इसका पता नहीं लगाया। बहुत जल्दी खुश मत हो जाओ। इन हृदय भक्षण करने वाले कीड़ों को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ उन्हें जलाने से अपराधी शायद सामने आ जाएगा, आरव ने चेतावनी दी। आरव की आवाज अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि एक आदमी सभी की नजरों में आ गया। चिरंजीवी ने कटु मुस्कान के साथ कहा, मास्टर आरव, क्या आप अब और आगे बोलना बंद कर सकते हैं? ज्योतिरादित्य ने भी बड़बड़ाते हुए कहा, मास्टर आरव, क्या आप कुछ समय के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हैं? आप जो भी बोलते हैं सब सच हो जाता है। फिर तो
हम अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उस स्थान पर पहुंचने के बारे में भूल सकते हैं। आरव स्तब्ध था। तभी उसे भी होश आया और वो शर्मिंदा होकर कहने से खुद को नहीं रोक सका, मैं बस बोलना बंद कर देता हूं। जब से दुश्मन दिखाई दिया तब से ऐसा लग रहा था कि साजिश की सारी दिशा आरव ने ही तय की थी और वो एक दृष्टा बन गया। उसने जो भी कहा सब सच हो गया। चिरंजीवी और ज्योतिरादित्य को पहले से ही ये स्पष्ट रूप से पता था और वे आरव से शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि अगर आरव नहीं होते तो उनके पास पहले से ही यहां शिकायत करने के लिए जीवन नहीं होता। अचानक प्रकट हुए इस व्यक्ति की निगाहें भयावह और निर्दयी थी। उसके चेहरे पर चाकू का निशान भी था। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो जाता था कि वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति केवल 8वें स्तर का स्वर्ग आरोहण क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था। इससे ज्योतिरादित्य और बाकी लोग बहुत सहज महसूस करते थे। 8वें स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के सामने ज्योतिरादित्य ने खुद को इस तरह से परखा कि वह किसी से नहीं हारेगा। इसके अलावा उसके विचार में इस व्यक्ति को कीड़ों को नियंत्रित करने में अधिक दुर्जय होना चाहिए। उसकी युद्ध शक्ति मजबूत नहीं होनी चाहिए। इस महान रक्त कृपाण यानी कि खूंखार की हृदय भक्षण करने वाले कीड़ों को जलाकर मारने की हिम्मत करने के लिए क्या आप सभी हिसाब किताब के लिए तैयार हैं? दागदार चेहरे वाले व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही ये शब्द निकले ज्योतिरादित्य और चिरंजीवी के हावभाव एकदम बदल गए। आप सच में रक्त कृपाण नाम से परिचित खूंखार है जिसने 10 साल पहले लोइन लेक सिटी के पूरे जैसलमेर परिवार का नरसंहार किया था। ज्योतिरादित्य अतुलनीय रूप से चकित था। तलवार पकड़ने वाला उसका हाथ अस्वाभाविक रूप से कड़ा हो गया। जाहिर है इस रक्त कृपाण खूंखार के भयंकर नाम ने भय पैदा कर दिया। जब आरव ने भी स्थिति देखी तो वो बहुत उत्सुक हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे किसी चीज का डर नहीं था और किसी का भी डर नहीं था। वो वास्तव में अपने सामने इस जख्मी आदमी से बहुत भयभीत था। क्या ये जख्मी आदमी बहुत प्रभावशाली है? आरव ने ग्रीन सी भाड़े ग्रुप के एक मार्शल आर्टिस्ट से पूछा। उस व्यक्ति के हावभाव भी बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, 10 साल पहले रक्त कृपाण खूंखार केवल 6ठे स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में था, लेकिन लायन लेक सिटी के 200 से अधिक लोगों के पूरे जायसवाल परिवार का नरसंहार किया। किसी को यह जानना होगा कि लायन लेक सिटी में जायसवाल परिवार एक महान परिवार था। केवल 9वें स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में 2 लोग थे। 8वें स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में भी कई लोग मारे गए थे। खूंखार सभी को मार डाला। क्या आप कहेंगे कि ये सभी केवल उसकी ताकत के आधार पर प्रभावशाली हैं या नहीं? उस मार्शल आर्टिस्ट ने सोचा कि आरव को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा। कौन जानता था कि आरव ने बस बेपरवाही से कहा, ओह, फिर कोई और फॉलोअप नहीं है। इस खूंखार को एक सर्वोच्च सत्य इरादे को समझना चाहिए था, तभी वो इतना दुर्जय होगा। अब जबकि 10 साल बीत चुके थे, खूंखार पहले से ही 8वें स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में साधना कर चुका था। उसकी ताकत ने नई ऊंचाइयों को छू लिया होगा। अगर ज्योतिरादित्य उससे मेल खाता तो यह वास्तव में काफी परेशानी भरा था। सर्वोच्च सच्चे इरादे गोभी नहीं थे जिन्हें कोई समझ सकता था। हालांकि ज्योतिरादित्य मजबूत था, फिर भी वो एक सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने से थोड़ा दूर था। एक ही साधना क्षेत्र में होने की परिस्थितियों में ज्योतिरादित्य खूंखार के मुकाबले बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस खूंखार को देखकर आरव को अराजक शैतान सागर के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का सीधा अंदाजा भी हो गया। ये जगह सिर्फ अराजक शैतान सागर के सीमावर्ती क्षेत्रों में थी और यहां पहले से ही खूंखार जैसा विशेषज्ञ मौजूद था। आगे बढ़ने पर उसे कुछ दुर्जय चरित्रों का सामना करना पड़ सकता था। अरे, लगता है मेरा खूंखार का नाम अभी भी कमजोर नहीं है। चूंकि तुम मेरा नाम जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कभी भी बचे हुए लोगों को पीछे नहीं छोड़ता, है ना? क्या तुम लोग खुद कार्रवाई कर रहे हो या मुझे करने दे रहे हो? खूंखार ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ज्योतिरादित्य के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने कहा, हमने कभी भी तुम्हारे आत्मसम्मान को नहीं भड़काया। यह तुम्हारा आत्मसम्मान ही था जिसने हमारे व्यापार समूह पर हमला करने के लिए आने वाले दिल को खा जाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने की पहल की थी। इतना दबंग होने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मतलब यह है कि मेरे दिल को खा जाने वाले कीड़े ऐसे ही बेकार में मर गए? इन दिल को खा जाने वाले कीड़ों को पालने के लिए इस खूंखार ने बहुत ज्यादा कीमत खर्च की। इस इलाके के सभी लोगों को लगभग मार डाला। अब तुम लोगों ने उन्हें जलाकर मार डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी इसमें शामिल नहीं होना चाहते? खूंखार ने ठंडे स्वर में कहा। ज्योतिरादित्य के हावभाव में काफी बदलाव आया और उसने कहा, इस इलाके की सारी सेनाएं तुमने मार डाली? ज्योतिरादित्य अभी भी उत्सुक था। शुरू में इस जगह तक चलते हुए लोगों को बहुत पहले ही बाहर कूदना चाहिए था, लेकिन रास्ते में यह असामान्य रूप से शांतिपूर्ण था। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी उनके तरफ से बदला लेना चाहते हो? ठीक है, बहुत बकवास हो गई। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे रास्ते पर भेज देता हूं। खूंखार ने तुरंत कदम बढ़ाया
और वास्तव में उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। फॉर्मेशन में ज्योतिरादित्य को पता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक जोरदार चीख के साथ आत्मा गहन एकता संरचना तुरंत बन गई। धमाका! एक रक्तरंग की कृपाण की रोशनी भव्य व्यू पर पड़ी और वास्तव में जादू पर तब तक प्रहार किया जब तक कि वो डगमगाने लगा। यहां तक कि ज्योतिरादित्य और अन्य लोग भी अस्थिर रूप से लड़खड़ा गए। ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ज्योतिरादित्य ने कहा और भय से पीला पड़ गया। अभी अभी वह प्रहार लगभग उसके के बराबर था जो अपनी ताकत से उनके पूरे ग्रीन सी भाड़े के समूह को परास्त कर सकता था। इस तरह की ताकत बस ऐसी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। केवल 8वें स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में ज्योतिरादित्य और खूंखार के बीच असमानता वास्तव में बहुत अधिक थी। खूंखार को भी यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वो एक वार में सफल नहीं हुआ और उसने कहा, मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि आपके छोटे से भाड़े के समूह में अभी भी थोड़ी क्षमता है, लेकिन अगले हमले में आपको सावधान रहना होगा। बस थोड़ा आश्चर्य हुआ, बस इतना ही। चाहे ये स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसने खोकर इसे अपनी निगाहों में नहीं रखा। बड़े भाई ज्योतिरादित्य, ये हमें क्या करना चाहिए? चिरंजीवी के चेहरे पर बहुत ही बुरा भाव था। ज्योतिरादित्य के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। दांत पीसते हुए उसने कहा, कोई और चारा नहीं। इस खूंखार का नाम बहुत ही शानदार है। इसके हाथों से कभी कोई नहीं बचा। जीना है तो एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। हाँ, एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा देना? लगता है कि तुम लोगों ने बहुत पहले ही अराजक शैतान सागर में प्रवेश नहीं किया है। तुम वास्तव में नहीं जानते कि यह खूंखार पहले से ही पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के नवीनतम अंक में स्थान पा चुका है। खूंखार ने हंसते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे खूंखार ने कोई हास्यास्पद बात सुनाई हो। वो हंसा, लेकिन बाकी लोग हंस नहीं पाए। आरव ने भी थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया। पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची की प्रतिष्ठा उसने स्वाभाविक रूप से पहले भी सुनी थी। यह सूची स्वर्गीय गुप्त टावर की अराजक शैतान सागर शाखा द्वारा प्रकाशित की गई थी। हर 6 महीने में एक अंक स्वर्ग और पृथ्वी 2 घोषणा सूची में विभाजित। स्वर्ग नरसंहार घोषणा सूची में सभी स्वर्गीय साधु क्षेत्र के मार्शल कलाकार दर्ज किए गए थे। पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची में सभी स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मार्शल कलाकार दर्ज किए गए थे। कोई भी मार्शल कलाकार जो सूची में शामिल होगा वो उसी क्षेत्र में अत्यंत दुर्जय मार्शल कौशल वाले लोग होंगे। उसी क्षेत्र में विशेषज्ञों का सामना करना ये लगभग सभी को तुरंत मार देने वाला था। अराजक शैतान सागर के प्रत्येक मार्शल कलाकार को स्वर्ग और पृथ्वी की दोहरी घोषणा सूची पर पहुंचने में गर्व महसूस होता था। जैसा कि खूंखार ने कहा, ज्योतिरादित्य वे सभी आधे साल से अराजक शैतान सागर में प्रवेश नहीं कर पाए थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि खूंखार ने वास्तव में इस आधे साल के भीतर पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची में अपना रास्ता बना लिया है। पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के विशेषज्ञ का सामना करते हुए ज्योतिरादित्य वे सभी अभी भी भाग्यशाली होने की मानसिकता कैसे रख सकते थे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खूंखार परेशान करने वाला और निर्दयी था। लोगों को बिल्कुल भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं देता था। भले ही वे उससे विनती करते, लेकिन वो संभवतः इन लोगों के समूह को जाने नहीं देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे व्यापार समूह आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए। इतने बड़े अशुभ सितारे के साथ उनके पास अभी भी बचने की संभावना कैसे हो सकती थी? इस बार यह खूंखार कोई और मुक्का नहीं मारेगा। तुम लोगों को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। खूंखार ने अपने होंठ चाटे, एक क्रूर भाव प्रकट करते हुए। स्पष्टतः अगला हमला बिजली जैसा तीव्र प्रहार होगा। भाइयों, हिम्मत रखो, इस आदमी से निपटना आसान नहीं है, ज्योतिरादित्य ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के विशेषज्ञ, चाहे वे उसे कितनी भी गंभीरता से क्यों न ले, वो अति नहीं कर रहा था। अगर उसके पास सहायता के लिए स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन नहीं होती तो वो निश्चित रूप से अभी घूमकर भाग जाता। बेशक वो बच सकता है या नहीं, ये एक और मामला था। सदस्य स्वाभाविक रूप से जानते थे कि पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची का क्या मतलब है। हर एक ने खूंखार के बिजली जैसे प्रहार से निपटने के लिए अपनी आत्माओं को 120% ऊपर उठाया। एक पल के लिए जादू ने एक शानदार चमक बिखेरी। इसकी शक्ति पहले से भी अधिक लग रही थी। खूंखार ने ज्योतिरादित्य और साथियों की हरकतों को उदासीनता से देखा और बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यह व्यू रचना बहुत रोचक है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हो? खूंखार ने ठंडी हंसी हंसी। उसके हाथ में एक छोटा रक्तरंग का कृपाण दिखाई दिया। रक्तचंद्रमा / खूंखार ने इसे शब्दशः कहा। एक भयावह अर्धचंद्रमा रक्तरंग की कृपाण की रोशनी ने भव्य व्यू रचना को काट डाला। ज्योतिरादित्य के चेहरे पर अतुलनीय गंभीरता थी। उसने बिना कुछ रोके अपने शरीर की सारी सार ऊर्जा व्यू रचना में डाल दी। खूंखार की चाल की आभा उस / से बिल्कुल अलग थी।
शक्ति कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। वो जानता था कि केवल इस स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन पर निर्भर रहकर वो शायद इस चाल का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय उसके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। दुश्मन से उसकी पूरी ताकत से भिड़ना ही था। लेकिन ठीक इसी समय आत्मा गहन एकता संरचना एक बार फिर से शानदार प्रकाश की किरणों के साथ फूट पड़ी। एक बार फिर से हिंसक लपटों की एक धारा फूट पड़ी जो खूंखार की कृपाण की रोशनी से टकरा रही थी, समान रूप से मेल खाती है। ज्योतिरादित्य ने अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को अविश्वास से देखा। खूंखार की कृपाण की रोशनी वास्तव में उनके द्वारा अवरुद्ध थी। वाह! बिपाशा अचानक चिल्लाई, स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित थी। लेकिन उसके शब्द अभी तक बोले नहीं थे जब उसने देखा कि आरव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसे न बोलने का संकेत देते हुए। छोटी लड़की बहुत तेज थी और उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। बिपाशा, यह हमारा छोटा सा रहस्य है, दूसरों को मत बताना, ठीक है? आरव ने संदेश भेजा। छोटी लड़की ने उत्साह से अपना सिर हिलाया, मानो किसी धरती को हिला देने वाले रहस्य की रक्षा कर रही हो। वो अंदर से खुद से बहुत प्रसन्न थी। अन्य लोगों ने आरव की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। केवल बिपाशा नामक इस छोटी लड़की ने इसे देखा। चिरंजीवी को इसका मतलब नहीं पता था और वो जोर से चिल्लाया, बिपाशा, तुम यहां क्या कर रही हो? जल्दी से गाड़ी में वापस जाओ। लड़की ने अपना मुंह बाहर निकाला और तेजी से भाग गई। बिपाशा के जाने के बाद चिरंजीवी ने एक लंबी सांस ली और ज्योतिरादित्य से कहा, बड़े भाई, ज्योतिरादित्य वास्तव में दुर्जेय है। ये व्यू रचना, यहां तक कि एक पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ भी वास्तव में इसके सामने शक्तिहीन है। हा, क्या बकवास, पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ? मुझे लगता है कि यह सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्योतिरादित्य ने बड़ी हंसी के साथ कहा, अरे आज क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं असामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और व्यू रचना की शक्ति को और भी अधिक बढ़ा दिया? ज्योतिरादित्य ने मन ही मन सोचा, एक बार फिर भी इसे संयोग कहा जा सकता है। अगर यह लगातार 2 बार हुआ तो वो अनजाने में ही टूट गया। वो पूरे व्यू रचना का मूल था। केवल वही इतना तेज और भयंकर हमला कर सकता था। खूंखार की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उग्र थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह घटिया व्यू रचना वास्तव में उसके हमले को रोक सकती है, खास तौर पर वो ज्वाला हमला जो अभी अचानक सामने आया। शुरू से अंत तक की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से डराने वाली थी। यह वास्तव में उसके ब्लड मून स्लैश के बराबर था। लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि एक छोटा सा भाड़े का समूह उसके साथ मुकाबला करने की शक्ति रख सकता था। अगर दूसरे पक्ष में वास्तव में यह ताकत होती तो पहले किया गया स्लैश बिल्कुल भी उस तरह का प्रभाव नहीं डालता। इन लोगों में कोई विशेषज्ञ होना चाहिए। बस ये व्यक्ति खुद को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उससे निपटने के लिए ज्योतिरादित्य के हाथ का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि पहले भी यही व्यक्ति कार्रवाई कर रहा था। इस तरह से इसने अपने द्वारा पाले गए हार्ट डिवोरिंग बग्स को एक ही बार में बड़ी मेहनत से जला दिया। खूंखार ने ज्योतिरादित्य को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप जैसे कचरे के आधार पर भी मेरा प्रतिद्वंदी बनने के लायक है? ज्योतिरादित्य ने बिना किसी डर के कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास वापस लौटने के लिए कुछ है। अरे, हमारे भाड़े के सैनिकों ने कभी भी व्यक्तिगत ताकत को बरकरार नहीं रखा है। सभी ने मिलकर मुश्किल बाधाओं को पार किया। यही जीत है। भले ही मैं तुम्हारा मुकाबला न कर पाऊं, तुम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेता शक्तिशाली है, हम सबसे मजबूत है। हा। ज्योतिरादित्य के शब्दों ने भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया। भले ही इसका कोई मतलब न हो, लेकिन ये सदस्य इस समय भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ के प्रति पहले से ही डर अब हवा में उड़ गया। पौराणिक कथाओं के एक पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ को हराना संभव नहीं लगता था। लेकिन अब आरव को अपने दिल में ये बात गुपचुप तरीके से मजेदार लगी। यह आदमी वाकई जानता था कि लोगों के दिलों को जीतने के लिए किस तरह मौके का फायदा उठाना है। लेकिन ग्रीन सी भाड़े के समूह को इस हद तक आत्मिक गहन एकता निर्माण की साधना करा पाना, ये ज्योतिरादित्य वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर खूंखार जैसे विशेषज्ञ से न टकराया होता तो ज्योतिरादित्य के लिए अराजक शैतानी समुद्र के सीमा क्षेत्रों में आना जाना बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। खूंखार इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके चेहरे पर निशान और भी ज्यादा क्रूर दिखाई देने लगा। लेकिन खूंखार ने किसी भी बात पर बहस नहीं की। अराजक शैतानी समुद्र, इस तरह की जगह पर बात करने के लिए ताकत ही सब कुछ थी। वो इस भाड़े के सैनिकों के समूह का कुछ नहीं कर सकता था। कोई और बड़ी बात कहना भी मामले को सुलझाने में कोई मदद नहीं कर सकता था। उसकी नजर भाड़े के सैनिकों के समूह में सभी के चेहरों पर घूम रही थी। वो उस छिपे हुए विशेषज्ञ को ढूंढना चाहता था। जब उसकी नजर आरव पर पड़ी तो वो कुछ देर के लिए रुक गया। जीवन और मृत्यु के बीच इतने वर्षों तक भटकने से उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई।
इससे उसकी धारणा भी बहुत तीव्र हो गई। जब खूंखार ने पहली बार आरव को देखा तो उसे लगा कि आरव बाकी लोगों से अलग है, लेकिन बहुत जल्द ही उसने खुद ही अपनी सोच को नकार दिया। आरव का साधना क्षेत्र बहुत छोटा था और उसकी उम्र भी बहुत कम थी। उस छिपे हुए विशेषज्ञ होना पूरी तरह से असंभव था। लेकिन आरव के अलावा उसे कोई और संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें लड़ना है या नहीं? जल्दी निर्णय लो, हमें अपनी यात्रा जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ज्योतिरादित्य ने घमंड से कहा। खूंखार ने ज्योतिरादित्य पर एक नजर डाली और ठंडे खर्राटे के साथ कहा, आज अपने आप को भाग्यशाली समझो, प्रार्थना करो कि तुम मेरे हाथों में न पड़ो। बात खत्म हुई, खूंखार की आकृति हिली और वो सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। हाँ, एक पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के विशेषज्ञ को हमारे ग्रीन सी भाड़े का समूह द्वारा पैकिंग के लिए भेजा गया था। इस बार लुओ डिंग शहर में लौटने पर हमारे ग्रीन सी भाड़े का समूह की स्थिति शायद उत्कृष्ट हो जाएगी, ज्योतिरादित्य ने बड़ी हंसी के साथ कहा। चिरंजीवी ने भी उनके हाथ पकड़ लिए और उन्हें बधाई दी। बधाई हो भाई ज्योतिरादित्य, एल्डर ब्रदर के लिए पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ को दूर भगाने में सक्षम होने के लिए ग्रीन सी भाड़े का समूह लुओ डिंग शहर में नंबर 1 भाड़े का समूह होने का पूरी तरह से हकदार है। इसके बाद कोई भी इससे आगे नहीं निकल पाएगा। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार भी इसका श्रेय सर चिरंजीवी को जाता है। यदि आपने इस बार हमें काम पर नहीं रखा होता तो हमारे पास ये मौका नहीं होता। ज्योतिरादित्य इस समय अविश्वसनीय रूप से उत्साही और उत्साही थे। पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के विशेषज्ञ, वे सभी उनके लिए पौराणिक अस्तित्व थे। किसी को यह जानना था कि अराजक शैतान सागर जितनी बड़ी जगह पर कितने लाखों स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची ने केवल 500 लोगों को दर्ज किया। ये 500 लोग स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे। अफवाहें थी कि पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के विशेषज्ञों को साधारण स्वर्गीय साधु क्षेत्र को हराने के लिए क्षेत्रों को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इससे कोई ये बता सकता था कि पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के विशेषज्ञों की ताकत कितनी भयानक थी। ऐसे विशेषज्ञ को भगाने में सक्षम होने के लिए ग्रीन सी भाड़े का समूह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाना ही काफी था। वह सर चिरंजीवी, ऐसा नहीं है कि मैं गंदी बात करना चाहता हूं, वो व्यक्ति ने शायद आरव के शब्द आधे में ही बोले होंगे। उसे चिरंजीवी ने रोक दिया। मेरे मास्टर आरव, अब और कोई दिव्य भविष्यवाणी मत करो। घटना के बाद चिरंजीवी आतंक से भर गया। अभी अभी जब आरव ने कुछ कहा तो सभी को बहुत डर लगा। चाहे जो भी हो, ये आएगा। अगर आरव का कौवा मुंह बोलता रहा तो वे इस बात की भी चिंता करेंगे कि कहीं ये किसी देवलोक की शक्ति को अपने ऊपर न ले आए। आरव ने 2 बार अपनी आंखें झपकाई, ये संकेत देते हुए कि वो अब और नहीं बोलेगा। तभी चिरंजीवी ने राहत की सांस ली और अपना हाथ छोड़ दिया। आरव ने मासूम चेहरे से कहा, मैं सिर्फ सद्भावना से आप लोगों को थोड़ी चेतावनी दे रहा था। क्या यह जरूरी था? जरूरी, चिरंजीवी और ज्योतिरादित्य एक स्वर में चिल्लाए। खूंखार को डराकर पार्टी आखिरकार एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़ी। इस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ मूलतः खूंखार द्वारा मारे गए थे। रास्ते में ये और भी अधिक शांत हो गया। एक भी व्यक्ति झगड़ा करने वाला नहीं था। और शुक्र है कि आरव के मुंह से अंतिम वाक्य नहीं निकला, इसलिए वो खूंखार वास्तव में मुसीबत खोजने नहीं आया। लेकिन रास्ते में ज्योतिरादित्य ने अपना उत्साह 120% बनाए रखा ताकि खूंखार के घात का जवाब दे सके। हालांकि आरव के शब्द पूरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे दिल से लिया। इस तरह के विशेषज्ञ खूंखार से निपटते हुए उसने बिल्कुल भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। यदि कोई स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन नहीं होता तो वो निश्चित रूप से तुरंत आसानी से मारा जाता। लेकिन पता नहीं क्यों खूंखार फिर कभी दिखाई नहीं दिया। दरअसल ऐसा नहीं था कि खूंखार पहले कभी नहीं आया था। वो हमेशा से ही व्यापारिक कारवा के आसपास ही रहता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उसने चुपके से हमला करना चाहा, लेकिन हर बार चुपके से हमला करने पर वो एक सामान्य मंद दिव्य भावना से डर जाता था। आरव की नजरों और कानों से उसकी हरकतें बिल्कुल भी नहीं छुप सकती थी। आरव ने उसे सिर्फ चेतावनी दी कि वो बिना सोचे समझे कोई काम न करे। तभी खूंखार ने पुष्टि की कि इन व्यापारिक कारवा में एक ऐसा विशेषज्ञ जरूर है जिसकी ताकत उससे एक स्तर ज्यादा है। दूसरा पक्ष उसकी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे चेतावनी देने के लिए इस तरह का तरीका अपनाता था। अगर उसमें वाकई एहसानों की कदर करने की समझ नहीं होती तो दूसरा पक्ष शायद उसे मारने की कोशिश करता। खूंखार लोगों को मक्खियों की तरह मारता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे मौत का डर नहीं था। एक अंडे को पत्थर पर फेंकना, इस तरह की बात वो ऐसा नहीं करेगा। भले ही आरव को खूंखार के देखते ही मार डालने की आदत से नफरत थी, लेकिन वो एक पांडित्यपूर्ण व्यक्ति भी नहीं था।
खूंखार जैसे लोग अराजक शैतान सागर में बहुत अधिक थे। उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता था। चूंकि खूंखार समझदार था, इसलिए आरव उस पर हमला करने की जहमत नहीं उठाया। इसके बाद आरव ने गाड़ी में छोड़ने के लिए एक क्लोन बनाने के लिए फियरी का इस्तेमाल किया, लेकिन वो खुद साधना करने के लिए अंतरिक्ष मीनार में प्रवेश कर गया। जिसकी बात करें तो इन 2 वर्षों में आरव की साधना क्षेत्र में वृद्धि काफी तेज थी, लेकिन अवधारणाओं को समझने की गति धीमी हो गई। खाली समय मिलना मुश्किल था। आरव स्वाभाविक रूप से इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। स्पेस टेल के चेतना स्थान के अंदर आरव की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। वो खुद से बुदबुदा रहा था, इस झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चा इरादे के अंतिम चरण को मैं कैसे पार करूं? कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली है। इस झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चा इरादे को समझना वास्तव में इतना आसान नहीं है। आरव पहले ही झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चा इरादे को समझने के अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। वो भावना पहले से ही स्पर्श के भीतर स्पष्ट रूप से सही थी, लेकिन आरव उस अंतिम छोटे से हिस्से को समझने में विफल रहा। किंवदंतियों में कहा गया है कि जब झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चा इरादे को चरम सीमा तक विकसित किया जाता है तो ये असंख्य जीवन को भस्म कर सकता है। इससे ये देखा जा सकता है कि ये सर्वोच्च सच्चा इरादे कितना शक्तिशाली था। लेकिन ये चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, इसे समझना उतना ही कठिन होता है। आरव कई वर्षों तक इस मार्ग पर आगे बढ़ा था और अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंचने से पहले उसने स्पेस टेल की मदद ली थी। लेकिन इस अंतिम बाधा को पार करना इतना आसान नहीं था। इस चेतना स्थान के अंदर आरव ने भगवान जाने कितना दर्द सहा था, लेकिन इस अंतिम कदम पर वो आशा को देखने में विफल रहा। आरव ने अचानक अपना सिर पीट लिया और अफसोस के साथ कहा, मैं इतना मूर्ख क्यों हूं? स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला की अपनी मार्शल तकनीक में मूल रूप से अग्निगुण सच्चा इरादे शामिल है। स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग ने सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने से पहले मार्शल तकनीकों में भी प्रशिक्षण लिया था। मैं शॉर्टकट को अनदेखा करने और इसे न लेने पर जोर देता हूं। क्या यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण नहीं है? यह भी था कि आरव की समझ की क्षमता बहुत अधिक थी। रास्ते में अधिकांश समय वो स्वयं सर्वोच्च सच्चे इरादों को समझता था और स्वयं मार्शल तकनीकें बनाता था। अंत में उसने स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला की अपनी सीधी साधना पद्धति का शायद ही कभी उपयोग किया हो। एक बार इस तरह की आदत पड़ जाने पर यह एक गंभीर गतिरोध पैदा कर देगा, जिससे आरव को अन्य मार्शल तकनीकों के अच्छे बिंदुओं को सीखने में घृणा होगी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि आने वाली पीढ़ियां सभी पूर्ववर्तियों के कंधों पर खड़ी है। दिव्य कला के रूप में स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला की अपनी मार्शल तकनीक साधारण कैसे हो सकती है? मार्शल तकनीकों की इस श्रृंखला को पूर्णता के महान चक्र में प्रशिक्षित करने से आरव का झुलसा देने वाला सच्चा इरादा स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा। सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने के लिए मार्शल तकनीकों के साथ चलना पतली हवा से इसे समझने से कहीं अधिक आसान था। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसकी चेतना स्पेस स्टेल से बाहर निकल गई और वो स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला की साधना पद्धति के बारे में सोचने लगा। पहली चाल एब्सोल्यूट यांग फिंगर से शुरू करते हुए आरव ने धीरे धीरे विचारों के मार्शल तकनीकों के इस सेट को व्यवस्थित किया। झुलसा देने वाले सच्चे इरादे और संचरण सच्चे इरादे के प्रति आरव की समझ के साथ जब उसने इन मार्शल तकनीकों को नए सिरे से समझा तो उसे एक नई समझ मिली। दिव्य कला के सेट के रूप में स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला मूल रूप से उसी तरह से पारित की गई थी। इसकी मार्शल तकनीकें स्वाभाविक रूप से रैखिक रूप से भी पारित की गई। आरव ने सच्चे इरादे के प्रति अपनी समझ को याद किया और पाया कि मार्शल तकनीकों की ये श्रृंखला सच्चे इरादे के विचारों की विकास श्रृंखला का अनुसरण करती है और साधना पद्धति के इस सेट का निर्माण करती है। चौथा स्तर स्वर्गीय ज्वाला हथेली। पांचवां स्तर क्लाउड कन्वर्जिंग फायर। छठा स्तर शून्य अग्निचिन्ह। आरव को आश्चर्य हुआ कि स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला की मार्शल तकनीकों को छठे स्तर तक साधना करने से पहले ही सर्वोच्च सच्चे इरादे के स्तर तक पहुंच गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जब तक वो निर्धारित दिनचर्या के अनुसार साधना करता तब तक वो पहले से ही सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ चुका होता? इस खोज ने आरव को अंतहीन रूप से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ये वास्तव में एक खजाने के पहाड़ पर बैठा था, लेकिन ये जानते हुए भी मार्शल तकनीकों के अंतिम 3 स्तर, प्रत्येक स्तर सर्वोच्च सच्चे इरादे के 3 चरणों के अनुरूप था। जब तक आरव 9 सूर्यों के जलने के अंतिम गहन अर्थ को पूरी तरह से समझ लेता है, तब तक 9वें चरण को समझना स्वाभाविक रूप से कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। वास्तव में इसके लिए आरव को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तलवार दांव में उसकी समझ बहुत मजबूत थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने जो मार्शल तकनीकें बनाई वे आत्मा की चाल से भी अधिक मजबूत थी। बेशक शर्त यह थी कि तलवार दांव के सर्वोच्च सच्चे इरादे में आरव की समझ पहले से ही 5वें चरण तक पहुंच चुकी थी। अचानक पीछे मुड़ते हुए
लेकिन वो व्यक्ति उस क्षीण प्रकाश के नीचे है। मैं अंधाधुंध आगे बढ़ा, लेकिन मेरे पीछे के दृश्य को नजरअंदाज कर दिया। आरव ने भावुक आह भरते हुए कहा, कोई भी गलती कर सकता है। आरव के लिए भी ये असंभव था। आरव को अपनी समझ की क्षमताओं पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल दांव में उसकी समझ सिर्फ 10 साल पहले ही शुरू हुई थी। समय के संचय के बिना इन अत्यंत गहन सर्वोच्च सच्चे इरादों को समझना इतना आसान कैसे हो सकता था। बात बस इतनी थी कि आरव साधना तो स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला से शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ साधना के बारे में बढ़ा, तो उसने रास्ते से भटक कर अपना ज्ञान और सोच से स्पिरिट ब्रिस्टल के रास्ते से भटक गया था और खुद की तकनीक बनाने लगा। यह गलत भी नहीं था, लेकिन अभी के लिए आरव को तत्परता से शक्ति की जरूरत थी, इसलिए उसी रास्ते में जाना ठीक होगा। यह सच था कि स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग शक्तिशाली थी, लेकिन इस दांव में डूबे हुए उसने जो समय बिताया वो आरव को अपने घोड़े को चाबुक मारने पर भी नहीं मिल सकता था। इस कड़ी के बारे में सोचते हुए आरव ने अब और संकोच नहीं किया और स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला की सहायक मार्शल तकनीकों को नए सिरे से साधना शुरू कर दिया। आरव ने सुस्ती नहीं दिखाई। उसने पहले स्तर की एब्सोल्यूट यांग फिंगर से साधना शुरू की। ये एक पूर्ण मार्शल तकनीक प्रणाली थी। किसी भी कड़ी के छूट जाने से पीछे की समझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। आरव के अनुभव और ज्ञान के साथ वो स्वाभाविक रूप से यहां गलतियां नहीं करेगा, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इस मार्शल तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया, तब भी उन्हें पता चला कि वे चीजों के बारे में बहुत सरलता से सोचते थे। पहले कुछ स्तरों में आरव ने उच्च दक्षता के साथ मार्शल तकनीकों को पूरा किया। इसे पूरा करने में उसे केवल 2 दिन से भी कम समय लगा, लेकिन जब वो छठे स्तर पर पहुंचा तो आरव की गति अचानक कम हो गई। शून्य अग्नि चिन्ह ये मार्शल तकनीक झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे का सफलता बिंदु थी, जिसे प्रशिक्षित करना बहुत कठिन था। आरव ने इसे मामूली उपलब्धि तक प्रशिक्षित करने में मुश्किल से आधे महीने का समय बिताया। ये अभी भी सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने से एक कदम दूर था, लेकिन शून्य अग्नि चिन्ह की खेती आरव की अपनी पिछली समझ के साथ पुष्टि करती है। इसने उसे अभी भी झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे की गहरी समझ दी। अभी भी एक आखिरी अराजकता रत्न है। ऐसा लगता है कि इस अराजकता रत्न का उपयोग किए बिना मैं शायद थोड़े समय में झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ नहीं पाऊंगा। आरव ने भावुक आह भरते हुए कहा। राबेश डी से प्राप्त अराजकता रत्न आरव अंततः उनका भी उपयोग करने जा रहा था। आरव बहुत निर्णायक था और अराजकता रत्न को सीधे अंतरिक्ष में फेंकने से पहले उसे ज्यादा हिचकिचाहट नहीं हुई। लोहा गर्म है, तब वार करो। आरव को लगा कि वो झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे से बस एक कदम दूर है। चाकू की धार पर बढ़िया स्टील का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। ये अराजकता रत्न इस्तेमाल करने में अनिच्छा महसूस करने वाली कोई चीज नहीं है। इसके अलावा आरव जानता था कि अराजक शैतान सागर में केवल शक्तिशाली ताकत होने पर ही वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। अन्य स्थानों से अलग अराजक शैतान सागर इस तरह की जगह सर्वोच्च सच्चे इरादों को समझने वाले मार्शल कलाकार हर जगह मिल सकते थे। जब आरव उनका सामना करता तो उसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। इसलिए दूसरे सर्वोच्च सच्चे इरादे रूप में झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादा की समझ उसके लिए जरूरी थी। इसके बाद नीरस मार्शल तकनीक प्रशिक्षण था। प्रत्येक दिन आरव शून्य अग्नि चिन्ह की चालों की श्रृंखला के अनुसार प्रशिक्षण लेता था। यह प्रक्रिया अत्यंत नीरस थी, लेकिन आरव को इसमें आनंद मिलता था और वो कभी थकता नहीं था। लेकिन साधना पर ध्यान केंद्रित करने के प्रभाव भी स्पष्ट थे। 1 महीने के बाद आरव के शून्य अग्नि चिन्ह को अंततः बड़ी उपलब्धि के लिए साधना की गई, लेकिन इसमें अभी भी सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने से कुछ हद तक उपलब्धि की कमी थी। आरव को यकीन था कि जब तक वो पूर्णता के महान चक्र तक साधना करता रहेगा, वो निश्चित रूप से सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझ सकता है। अगले 3 महीनों तक वो बिना थके साधना करता रहा। आरव के पास व्यावहारिक रूप से कोई आराम का समय नहीं था। उसकी स्थिति ऐसी थी मानो वो पागल हो गया हो। स्पेस स्टेल के अंदर समय धीमा था। अंत में 3 महीने के बाद एक दिन आरव द्वारा शून्य में एक पारदर्शी छाप छोड़ी गई। आरव के चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव उभर आया जब उसने कहा, आखिरकार हो गया। झुलसाने वाला सर्वोच्च सच्चा इरादा वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। ये अभी अभी पहले चरण से गुजरा है और ये मेरी तीसरे चरण की शून्य तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होने वाला है। ये शून्य अग्नि चिन्ह जब विकसित किया जा रहा है तो ये शुरू होने पर एक चमकदार पीले रंग का निशान दिखाएगा। जब इसे उत्तम चरण के लिए विकसित किया गया तो ये एक हल्के पीले रंग का निशान था और लॉन्च किया गया पारदर्शी छाप शून्य अग्नि चिन्ह की पूर्णता के महान चक्र में विकसित होने की पहचान थी। आरव ने आखिरकार झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने के लिए भी इस चाल पर भरोसा किया। 9 स्वर्ग मार्ग पर कदम रखने से लेकर अब तक लगभग 10 साल का समय बीत चुका था।
आरव ने आखिरकार एक दूसरे सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझा। उसके दिल में हलचल की कल्पना की जा सकती थी। इस झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चा इरादे की समझ शून्य तलवार जितनी तेज नहीं थी। आरव ने भी इस मार्ग में बहुत प्रयास किया। आरव के पास वर्तमान दो सर्वोच्च सच्चा इरादा था, पहला तलवार का, दूसरा झुलसाने वाले अग्नि का। इस स्पेस स्टेल के अंतरिक्ष के अंदर आरव को कितनी बार मौत के घाट उतारा गया, भगवान जाने। हालांकि यह सच्ची मृत्यु नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने इसे अनुभव किया हो। इच्छा शक्ति की कमी वाले लोगों को सिर्फ पीड़ा ही पागल कर देती थी, समझने की बात तो दूर की बात है। अब आरव द्वारा किए गए श्रमसाध्य प्रयासों का अंततः प्रतिफल मिला। यह दूसरा सर्वोच्च सच्चा इरादा आरव के लिए एक मील का पत्थर था, क्योंकि कई मार्शल कलाकार सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने में सक्षम थे, लेकिन दो सर्वोच्च सच्चे इरादों को समझना अल्पसंख्यकों में था। कोई और कारण नहीं, एक व्यक्ति की शक्ति की एक सीमा थी, एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित थी। सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने में पहले से ही बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। फिर भी ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जिनमें दूसरे को समझने की ऊर्जा हो? दूसरे सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने और दिव्य राजा क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए दिव्य क्षेत्र की कोई भी प्रमुख शक्ति नहीं थी, जिसकी ताकत उसी रैंक के लोगों से कहीं अधिक थी। यदि शून्य तलवार की समझ में अभी भी अवसरवादी होने के कुछ तत्व थे, तो इस झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे को आरव ने धीरे धीरे निर्विवाद रूप से समझ लिया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने केवल 10 साल का समय लगाया। यदि अग्नि प्रमुख साधक के रूप में स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग को पता होता कि आरव ने झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे को समझने के लिए केवल 10 साल का समय लगाया, तो वो निश्चित रूप से तब तक चौंक जाता जब तक उसका जबड़ा जमीन पर नहीं गिर जाता। अभी 2 महीने और है। मुझे आश्चर्य है कि झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चा इरादे को स्पिरिट रैंक ड्रैगन वेव के साथ मिलाने से किस तरह की शक्ति पैदा होगी, आरव ने उत्साह से कहा। हालांकि पहले चरण के झुलसाने वाले सच्चा इरादे की शक्ति मजबूत थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से आरव की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई थी। उस समय आरव ने झुलसाने वाले सच्चा इरादे और ड्रैगन वेव के बीच एक संलयन किया और फ्लेमिंग कार्नेज बनाया, लेकिन फ्लेमिंग कार्नेज की शक्ति अभी अपर्याप्त थी। जब आरव ने वर्तमान में दुश्मनों का सामना किया, तो अधिकांश परिस्थितियों में सीधे स्पिरिट रैंक कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी का उपयोग करना था। अब जब उसने सर्वोच्च सच्चा इरादे को समझ लिया, तो स्पिरिट रैंक कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी और झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चा इरादे को मिलाकर शक्ति निश्चित रूप से प्रभावशाली होगी। इन बचे हुए 2 महीनों में आरव ने यह काम करने की योजना बनाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि झुलसाने को मिलाने का कठिनाई स्तर सर्वोच्च सच्चा इरादे और झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चा इरादे कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी भगवान जाने फ्लेमोवन कार्नेज की तुलना में कितने गुना अधिक थी। पहले के संलयन को केवल एक संदर्भ के रूप में भी माना जा सकता था, लेकिन फ्लेम मूवमेंट कार्नेज के अनुभव के साथ आरव के पास काम करने की एक दिशा थी, जो प्रतिध्वनि थी। उस समय जब उन्होंने झुलसाने वाले सच्चा इरादे और कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी को मिलाया, आरव ने अनगिनत मुट्ठियों को नष्ट करने और सच्चे इरादे और मांसल शरीर के प्रतिध्वनि बिंदु को खोजने के बाद ही फ्लेमोवन कार्नेज का उपयोग किया। वो वर्तमान में जो करना चाहता था, वो सर्वोच्च सच्चे इरादे और स्पिरिट रैंक ड्रैगन वेव के प्रतिध्वनि बिंदु को खोजना था। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और इन 2 प्रकार की पूरी तरह से अलग विशेषताओं के सफलता बिंदु की तलाश करना शुरू कर दिया। पहले की तरह एक खोजी माइंड में वो आ गया। सर्वोच्च सच्चे इरादे और मांसल शरीर मार्शल तकनीकों को मिलाना शायद केवल आरव ही इस तरह के सनकी व्यक्ति के लिए भी सक्षम हो सकता है। साधारण स्वर्ग आरोहण क्षेत्र मार्शल कलाकार सर्वोच्च सच्चे इरादे के बारे में भूल जाओ। उनके मांसल शरीर शायद आरव के रूप में 1000वें हिस्से के बराबर भी शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन यह प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ी। 2 महीने बाद आरव को अभी भी अनुनाद बिंदु नहीं मिला, लेकिन अराजकता मणि के प्रभाव पहले ही खत्म हो चुके थे। इस समयावधि में आरव का साधना क्षेत्र भी चुपचाप दूसरे स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में टूट गया। आरव के पास अपनी भावनाओं को दूर रखने और वास्तविकता में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मास्टर आरव, हम क्लाउड ट्रांसेंट सिटी पहुंच गए हैं। गाड़ी के बाहर चिरंजीवी की बहुत विनम्र आवाज ने आरव को पुकारा। समझ गया, आरव ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसकी आवाज कुछ कर्कश थी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, चिरंजीवी डर के मारे उछल पड़ा। मास्टर आरव, आपको क्या हो गया? वर्तमान आरव की आंखें गहरी धंसी हुई थी और चेहरा पीला था, जो स्पष्ट रूप से बहुत थका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। हालांकि वास्तव में कुल मिलाकर सिर्फ 20 दिन ही बीते थे, लेकिन आरव के लिए अंतरिक्ष मीनार में आधे साल से ज्यादा समय बीत चुका था। इस आधे साल में वो वास्तव में उन्मादी रूप से साधना कर रहा था और वास्तव में आराम नहीं कर रहा था। एक बार में ही आराम करते हुए आरव के पूरे व्यक्तित्व में अवर्णनीय थकान थी।
कोई चिंता नहीं, मैं एक दिव्य आत्मा साधना पद्धति की साधना कर रहा था। मेरी आत्मा शक्ति अत्यधिक थक गई थी। थोड़ी देर आराम करो और मैं ठीक हो जाऊंगा। आरव ने अपने हाथ हिलाए और सहजता से एक कहानी गढ़ी। ये क्लाउड ट्रांसेंट सिटी इन लोगों के समूह का गंतव्य था। ये अराजक शैतान सागर में सबसे दूर का शहर था। अराजक शैतान सागर में भले ही लोग शहर में हों, असहमति के एक शब्द पर तलवारें खींचना भी आम बात थी। जब तक ये समूह नरसंहार नहीं था, तब तक कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। इसलिए बिना ताकत वाले सभी लोगों को अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच दबानी होगी और व्यवहार करना होगा। यहां बात करने के लिए कोई नियम नहीं थे। हर चीज के लिए ताकत सबसे बड़ी थी। जीवित रहने के लिए मार्शल आर्टिस्ट स्वाभाविक रूप से गुट और गिरोह बनाते थे। यहां अकेले रहना बहुत मुश्किल था। क्लाउड ट्रांसेंट सिटी एक छोटा सा शहर था। आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी। यह जगह जाहिर तौर पर आरव का अंतिम पड़ाव नहीं थी। उसका असली उद्देश्य अराजक शैतान सागर का केंद्र था, स्लॉटर स्टेप्स। और क्लाउड ट्रांसेंट सिटी में एक ट्रांसमिशन एरे था जो स्लॉटर स्टेप्स तक ले जाता था। ट्रांसमिशन एरे के अलावा स्लॉटर स्टेप्स में प्रवेश करने के लिए एक और आइटम की भी आवश्यकता थी। यह भी आरव के यहां आने के उद्देश्यों में से एक था। एक नींद में आरव तब तक सोता रहा जब तक आसमान काला नहीं हो गया और वो बेहोश नहीं हो गया। तीसरे दिन तक वो जागता रहा। जिस क्षण वो बाहर गया, आरव ने पाया कि वातावरण बिल्कुल ठीक नहीं था। सर चिरंजीव, आप दुखी क्यों हैं? क्या चल रहा है? चिरंजीव के चेहरे पर पानी की तरह अंधेरा छा गया। वो वहां अकेला बैठा रहा और चुप रहा। उसकी आंखों में वाकई हल्के हल्के आंसू थे। इससे आरव बहुत हैरान हुआ। यद्यपि चिरंजीवी की युद्ध शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी आरव की दृष्टि में वो निश्चित रूप से एक कठोर व्यक्ति था। वास्तव में कौन सी बात उसे यहां आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठा सकती थी? चिरंजीवी ने आरव की बातें बिल्कुल नहीं सुनी, वहीं निश्चल भाव से देखता रहा। सर चिरंजीव, आरव ने पास जाकर चिरंजीवी को हल्के से छुआ। चिरंजीवी अचानक चौंक कर जाग गया और बोला, मास्टर आरव, आप जाग गए? चिरंजीवी का ऐसा रूप था मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो, जिससे आरव को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। सर चिरंजीवी, आपको क्या हो गया है? बाकी लोग कहाँ हैं? मैडम और बिपाशा कहाँ हैं? आरव ने पूछा। चिरंजीवी ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोला, बिपाशा वह। आरव के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने कहा, बिपाशा को क्या हुआ? आज सुबह हम सामान सौंपने गए थे। सिमन और बिपाशा सराय में ही रुक गए। सिमन बस थोड़ी देर के लिए चली गई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। वो यहां तक कहते कहते चिरंजीवी का गला भर आया और वो अब और नहीं बोल पाया। आरव के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई और उसने कहा, बिपाशा गायब हो गई? चिरंजीवी ने बड़ी मुश्किल से बहुत दुख के साथ अपना सिर हिलाया। कई साल पहले उन्होंने इसी क्लाउड ट्रांसेंट सिटी में अपनी बेटी को भी इस तरह खो दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी। तब से चिरंजीवी ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे कमाए ताकि बार बार होने वाली पुरानी बीमारी का इलाज करवा सकें। उन्होंने नहीं सोचा था कि कई सालों के अंतराल के बाद ठीक यही दृश्य वास्तव में एक बार फिर से सामने आएगा। इस छोटी सी बच्ची बिपाशा के प्रति आरव भी उससे बहुत स्नेह रखते थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि उसके जीवन में वास्तव में इतनी सारी असफलताएं आएंगी। इससे उनकी करुणा की भावनाएं जाग उठीं। एक पल के लिए चुप रहने के बाद आरव ने पूछा, सर चिरंजीवी, पहले घबराए नहीं, मुझे उस समय की स्थिति के बारे में बताएं। लेकिन चिरंजीवी ने उनका हाथ हिलाया और कहा, कोई विशेष स्थिति भी नहीं थी। सिमन कुछ देर के लिए बाहर गई, फिर जब घर लौटी तो बिपाशा गायब थी। लगभग पिछली बार जैसा ही। मैंने पहले ही बड़े भाई ज्योतिरादित्य से अनुरोध किया था कि वे सब बाहर जाकर खोजें, लेकिन आधा दिन बीत चुका है, कोई खबर नहीं है। आरव की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, बिल्कुल पिछली बार जैसा? क्या तुम्हें पता है कि पिछली बार बिपाशा पर किसने घात लगाया था? चिरंजीवी ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, हमने उस व्यक्ति का असली चेहरा बिल्कुल नहीं देखा। वो बस हमें पृथ्वी सार क्रिस्टल को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिए कहता है। हमने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी और बिपाशा को खोजने चले गए। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि पृथ्वी सार क्रिस्टल बहुत पहले ही गायब हो चुके थे और उनका कोई निशान भी नहीं था। चिरंजीवी का वर्णन सुनकर आरव सोच में पड़ गया। पिछली बार दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से बंधक को मारने की योजना बना रहा था। बस दूसरे पक्ष को उम्मीद नहीं थी कि बिपाशा का जीवन वास्तव में इतना दृढ़ था। कई वर्षों तक जबरदस्ती टिके रहने के कारण अंत में आरव द्वारा उसका पूरी तरह से इलाज किया गया। अगर यह सिर्फ अपहरण और ब्लैकमेलिंग थी, तो दूसरे पक्ष के तरीके शायद पिछली बार की तरह ही होंगे। जब वे बात कर रहे थे, तभी ज्योतिरादित्य तेजी से अंदर आए। भाई चिरंजीवी,
मेरे लोगों ने पहले ही पूछताछ कर ली है और उन्हें बिपाशा की खबर नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य हिचकिचाए। चिरंजीवी ठिठक गए और अचानक बोले, लेकिन क्या? क्या ये? ज्योतिरादित्य ने सिर हिलाया और कागज की एक पर्ची थमा दी। चिरंजीवी ने जब उसे लिया और देखा तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। आरव ने पीछे से उसे साफ देखा। कागज की पर्ची पर लिखा था, आज रात आधी रात को शहर के उत्तर में गोदाम में 1 अरब पृथ्वी सार क्रिस्टल। केवल चिरंजीवी को अकेले आने की अनुमति है। एक हाथ में पैसा और दूसरे में लड़की को ले लो। वास्तव में पिछली बार की विधि से वही पैटर्न। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर चिरंजीवी पर नजर डाली हो ताकि उस पर एक ही विधि का 2 बार इस्तेमाल किया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उसी व्यक्ति ने किया था। आरव मेरिडियन को नुकसान पहुंचाने के अपने कौशल से यह भी बता सकता था कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से बहुत ही दुर्जय ताकत वाला मार्शल कलाकार था। आरव चुपचाप भीड़ से बाहर निकल गया और सड़कों पर आ गया। 1 घंटे के बाद आरव ने अपने हाथ में एक छोटी धूप बत्ती लेकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे फिर से तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आरव ने अपने हाथ में जो कुछ पकड़ा हुआ था वो ठीक वही आत्मा मार्गदर्शक धूप थी जिसका इस्तेमाल उस समय नंदिनी को खोजने के लिए किया गया था। लेकिन इस बार उसने जो आत्मा मार्गदर्शक धूप परिष्कृत की थी वो उस समय की तुलना में बहुत उच्च गुणवत्ता की थी। आत्मा बल के प्रति उसकी धारणा भी बहुत तेज थी। वो धीरे धीरे बिपाशा के कमरे में आया, दरवाजा खोला और पाया कि सिमन इस समय बिपाशा की एक वस्तु को ट्रेस में पकड़े हुए अंदर थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और सिमन से कहा, अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है मैडम, मेरे पास बिपाशा को खोजने का एक तरीका है। सिमन पहले राग के चेहरे वाली थी। उसकी आंखों में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। आरव की बातें सुनकर वो तुरंत उछल पड़ी और आरव की बाह पकड़ ली जैसे कि वो पागल हो गई हो और उसने कहा, मास्टर आरव, आपने जो कहा वो सच है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मैंने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिए हैं, बस मुझे अभी भी इसकी पुष्टि करने की जरूरत है। मैडम, क्या आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जिसे बिपाशा अक्सर पहनती है? उसे मुझे इस्तेमाल करने के लिए उधार दें। सिमन की आंखों में आखिरकार जीवन की चमक आ गई जब उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बस 1 मिनट मास्टर आरव, मैं अभी आपके लिए इसे लेकर आती हूं। थोड़ी देर में सिमन एक छोटा और सुंदर कपड़ा लेकर आई। आरव ने सीधे उसे आत्मा मार्गदर्शक धूप के साथ जलाया। उसी समय आरव का दिल थोड़ा हिला और फियरी उसके सामने प्रकट हुआ। फियरी, तुम आत्मा मार्गदर्शक धूप का अनुसरण करो और देखो कि वे कहां बिपाशा को छिपे हैं। हाँ बड़े भाई, सियरी ने आदेश प्राप्त किया और कमरे से खुशबू की एक किरण का पीछा करते हुए आग की एक किरण में बदल गया। यह दृश्य देखकर सिमन अवाक रह गई। फियरी के जाने के बाद आरव ने सिमन से कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि आपके और सर चिरंजीवी के दिलों में कुछ अनुमान है ना? सिवाय उस व्यक्ति के आपको लगता है कि आप उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए आप बहुत अधिक सोचने को तैयार नहीं हैं। इस बार बिपाशा को बचाते हुए आपको और सर चिरंजीवी को इस गंदी स्थिति में शामिल नहीं होना चाहिए। आरव को अराजक शैतान सागर की रक्तरंजितता और क्रूरता का गहरा एहसास था। पूर्ण सैन्य शक्ति के बिना किसी के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था। जीविकोपार्जन के लिए इस तरह की यात्रा व्यापार पद्धति अत्यधिक लाभ की तरह लगती थी, लेकिन वास्तव में ये केवल पैसा बनाने वाली मशीनें थी जिन्हें फैलाया और खड़ा किया जा रहा था। जीवन और मृत्यु पर सत्ता अभी भी दूसरे लोगों के हाथों में थी। चिरंजीवी की तो बात ही छोड़िए, ज्योतिरादित्य जैसे अनुभवी व्यक्ति भी संभवतः दूसरे पक्ष के मुकाबले में नहीं थे। शहर में एक गुप्त स्थान पर 3 आदमी एक छोटी लड़की पर नजर रख रहे थे। उनमें से एक ने हल्के कवच पहने हुए थे। वो लंबा और हटा-कट्टा था। जाहिर है वो इन 3 लोगों का नेता था। मामिम, ये लड़की ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है, हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। एक मार्शल आर्टिस्ट ने छोटी लड़की के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा। मार खाने के बाद छोटी लड़की ने अब और संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो जिद्दी नजर पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। वो लड़की जिसके बारे में वो व्यक्ति बात कर रहा था वो बिल्कुल वही बिपाशा थी जो लापता हो गई थी। बिपाशा इस समय एक कुर्सी पर बंधी हुई थी, लगातार संघर्ष कर रही थी। वो तीनों लोगों को गुस्से से घूर रही थी, आक्रोश से भरी हुई। पिछली बार अपहरण होने के कारण वो अभी भी छोटी थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन इन कुछ सालों की पीड़ा ने उसके जीवन को नरक से भी बदतर बना दिया था। इस बात ने बिपाशा को उसी उम्र के लोगों की तुलना में ज्यादा परिपक्व बना दिया। इसलिए इन लोगों द्वारा अपहरण किए जाने के बाद बिपाशा उनसे बेहद घृणा करने लगी। हल्के कवच पहने उस व्यक्ति ने बिपाशा को देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थी और वो बुदबुदाया, उस समय मैंने स्पष्ट रूप से इस लड़की की मेरिडियन को काटने के लिए पल्स सेवरिंग डिवाइन पाम का इस्तेमाल किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी
कि कई सालों के अंतराल के बाद वो वास्तव में ठीक हो जाएगी। वास्तव में अकल्पनीय। अन्य दो लोगों के हावभाव बदल गए और उन्होंने कहा, नहीं, है ना? मिलॉर्ड की पल्स सेवरिंग डिवाइन पाम की शक्ति अविश्वसनीय है। एक छोटी लड़की की तो बात ही छोड़िए, एक युद्ध अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट भी इसका सामना नहीं कर सकता। ये लड़की कैसे ठीक हो सकती है? क्या महामहिम ने गलत पहचान की है? उस व्यक्ति ने हाथ हिलाकर कहा, शायद मैं इस लड़की को गलत पहचान लूं, लेकिन उसके माता पिता को मैं गलत नहीं पहचानूंगा। क्लाउड ट्रांसेंट सिटी में यात्रा व्यापार के लिए आने वाले कुछ बेहतरीन लोग, मैं उन्हें अपने हाथों की हथेली की तरह जानता हूं। चिरंजीवी उनमें सबसे बेहतरीन है। उस समय उस सौदे ने उसकी सारी बचत लगभग खत्म कर दी थी। मैंने नहीं सोचा था कि कई वर्षों के बाद उसने फिर से काफी धन इकट्ठा कर लिया होगा। हे, तो क्या हुआ? क्या वे सिर्फ सुअर नहीं हैं जिन्हें महामहिम पाल रहे हैं? मोटे हो जाने पर उन्हें काट देते हैं। इस लड़की के साथ यहां क्या हम अभी भी उस चिरंजीवी से डरेंगे जो आज्ञाकारी रूप से समर्पण नहीं करेगा? एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, हु, ये सच है। इन मोटे सुअरों की बदौलत ही मैं अपनी वर्तमान ताकत हासिल कर पाया हूं। अब यह मास्टर स्वर्गीय साधु क्षेत्र से बस एक कदम दूर है। हल्के कवच में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, बधाई हो महामहिम, बधाई हो महामहिम। मिलॉर्ड पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के विशेषज्ञ हैं। एक बार जब आप स्वर्गीय साधु क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके भविष्य की संभावनाएं असीम होंगी। उस समय स्वाभाविक रूप से आप लाभ के बिना नहीं रहेंगे। जब दोनों लोगों ने यह सुना तो वे दोनों खुशी से झूम उठे। हल्के कवच में वो अधेड़ उम्र का आदमी वास्तव में पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची का विशेषज्ञ था। एक अधीनस्थ ने अपना शरीर झुकाया और पूछा, मिलॉर्ड, इस लड़की का निपटान कैसे करें? हल्के कवच में अधेड़ उम्र के आदमी ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, पिछली बार मेरा पल्स सेवरिंग डिवाइन पाम ने उसे नहीं मारा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इस बार भी उसे नहीं मार सकता है। इस बार मैं उसकी सभी मेरिडियन को काटने जा रहा हूं। देखें कि वो अभी भी कैसे बच जाती है। खट खट खट। मिलॉर्ड, इस अधीनस्थ को रिपोर्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। तभी अचानक दरवाजे के बाहर जोरदार दस्तक की आवाजें सुनाई दी। हल्के कवच में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अंदर आ जाओ। एक अधीनस्थ ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुस गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने आते ही वो घबरा गया और बोला, महामहिम, हालात खराब है। कोई आपको चुनौती देना चाहता है। हल्के कवच में अधेड़ उम्र के व्यक्ति की भौहें ऊपर उठ गई और वो जोर से हंसते हुए बोला, मुझे चुनौती दोगे? हाँ, वाकई इतने साल हो गए हैं जब किसी ने इस तरह मौत की तलाश करने की हिम्मत की है। क्या उसे नहीं पता कि ये क्लाउड ट्रांसेंट सिटी का सिटी लॉर्ड पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची में 463वें स्थान पर एक विशेषज्ञ है? ये चुनौती देने वाला व्यक्ति महज एक दूसरे स्तर का स्वर्ग आरोहण क्षेत्र का युवक है। अधीनस्थ ने एक पल के लिए झिझकने के बाद कहा, क्या एक दूसरे स्तर का स्वर्ग आरोहण क्षेत्र हमारे महामहिम प्रणव को चुनौती देने की हिम्मत करता है? क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिकायत कर रहा है कि उसका जीवन काल बहुत लंबा है और जीने से थक गया है? हाँ, क्या मजाक है। भले ही क्लाउड ट्रांसेंट सिटी एक छोटा शहर है, लेकिन महामहिम प्रणव की प्रतिष्ठा दूर दूर तक जानी जाती है। ये बदमाश निश्चित रूप से एक मूर्ख है। जब तक कोई इसके बारे में थोड़ी पूछताछ करता है तब तक वे इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा था कि दोनों अधीनस्थों ने एक बहुत ही मजेदार चुटकुला सुना है। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। प्रणव सहित तीनों ने हल्की मुस्कान दी और तीनों अधीनस्थों से कहा, आप लोग उस व्यक्ति को ध्यान से देखें। मैं जाकर सबसे पहले उस बदमाश का सिर काटूंगा। हाँ महामहिम। तीनों लोगों ने अपनी सहमति जताई। अराजक शैतान सागर का नियम था कि कोई भी व्यक्ति सिटी लॉर्ड को चुनौती दे सकता था। जब तक किसी के पास सिटी लॉर्ड को मारने की ताकत है वो उसकी जगह ले सकता है। इसके अलावा जब तक कोई चुनौती देता है सिटी लॉर्ड को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए तब तक जब तक कि एक पक्ष मारा न जाए। तार्किक रूप से कहें तो इस तरह के नियम के तहत सिटी लॉर्ड को बदला जाना अक्सर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्लाउड ट्रांसेंट सिटी के सिटी लॉर्ड प्रणव पहले से ही 1 दशक से अधिक समय से इस पद पर थे। जब उन्होंने पद संभाला तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ऐसे थे जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे और उन्हें चुनौती देने आए थे, लेकिन अंत में बिना किसी अपवाद के वे सभी मारे गए। धीरे धीरे उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करने वाले लोग कम होते गए और समय बीतने के साथ साथ प्रणव की ताकत और भी मजबूत होती गई। बाद में प्रणव पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के विशेषज्ञ बन गए। तब से किसी ने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। आज वाकई अप्रत्याशित था। कई सालों में यह पहली बार था। प्रणव के चले जाने के बाद तीनों अधीनस्थों को दीवार के कोने से उगने वाले एक छोटे से कमल के फूल का पता नहीं चला। आरव सिटी लॉर्ड मैनर के सामने चुपचाप बैठ गए, ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। चुपचाप प्रणव के आने का इंतजार कर रहे थे।
प्रणव को चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आरव ही थे। ऋषभ की उम्मीदों के मुताबिक आरव ने तुरंत जाकर बिपाशा को नहीं बचाया। इसके बजाय वो सीधे सिटी लॉर्ड मैनर आए और सबके सामने प्रणव को चुनौती दी। मास्टर आरव अपने लौकी में क्या बेच रहे हैं? वो केवल एक कीमियागर है। क्यों उन्होंने जाकर सिटी लॉर्ड प्रणव को चुनौती दी? सिटी लॉर्ड प्रणव एक पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ है। अपनी ताकत से चुनौती देना, क्या वो मौत की तलाश नहीं कर रहा है? क्या उसने पहले नहीं कहा था कि वो मालिक चिरंजीवी को उसकी बेटी ढूंढने में मदद करेगा? चुनौती देने के लिए यहां आने तक उसने खोज कैसे की? ग्रीन सी भाड़े का समूह और चिरंजीवी पति पत्नी सभी यहां तमाशा देख रहे थे। ग्रीन सी भाड़े का समूह के सदस्य सभी इशारे कर रहे थे, जो आरव की हरकतों से स्पष्ट रूप से बहुत हैरान थे। सिमर ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया और चेहरे पर चिंता भरी नजर से कहा, पति, मास्टर आरव ने कुछ अनुमान लगाया होगा और बिपाशा की ओर से गुस्सा निकालना चाहते हैं। लेकिन चिरंजीवी के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। हालांकि वो पहले कभी प्रणव से नहीं मिला था, लेकिन क्लाउड ट्रांसेंट सिटी में चुपचाप बिपाशा का अपहरण करने में सक्षम होने के लिए प्रणव के अलावा और कौन हो सकता था? सिटी लॉर्ड प्रणव स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा संदिग्ध था। लेकिन अगर वो जानता भी था तो भी वो कुछ भी करने में असमर्थ था। पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची का नंबर 463 विशेषज्ञ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिससे वो निपट सके। अकेले ही सिटी लॉर्ड मैनर में अभी भी कई विशेषज्ञ थे। चिरंजीवी ने शुरू में ही अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और प्रणव के लिए इन पिछले कुछ वर्षों में अपनी सारी बचत निकाल दी थी। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में भागकर बाहर आएगा और सिटी लॉर्ड प्रणव को खुद ही चुनौती देगा। अंत में चिरंजीवी इसे और सहन नहीं कर सका और आरव के सामने आकर आग्रह किया, मास्टर आरव, मुझे पता है कि आपके इरादे अच्छे हैं, लेकिन प्रणव एक पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के अनुभवी विशेषज्ञ हैं। उनकी ताकत अथाह है। सिटी लॉर्ड को चुनौती देते हुए यह निर्धारित करना होगा कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। आप बिपाशा के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम पति पत्नी को अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक दोषी चेतना होगी। मास्टर आरव, हम पति पत्नी पहले से ही बिपाशा का इलाज करने के लिए आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन ये प्रणव, इसे वास्तव में उकसाया नहीं जा सकता। जल्दी से चले जाओ, क्लाउड ट्रांसेंट सिटी छोड़ दो। जितना दूर जाओगे उतना अच्छा है। ज्योतिरादित्य ने भी आग्रह किया, लेकिन उसकी आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो हल्के कवच पहने हुए हवा में उड़ रहा था आरव के सामने उतरा। मेरी सहमति के बिना अगर तुम लोग जाना भी चाहो तो भी नहीं जा सकते। चूंकि तुमने चुनौती दी है, इसलिए तुम्हें मृत्यु का एहसास होना चाहिए, प्रणव ने अहंकार से कहा। जब चिरंजीवी ने प्रणव को देखा तो उसकी आंखों से आग उगलने लगी। वो इसे और सहन नहीं कर सका और बोला, प्रणव, क्या तुम ही बिपाशा की अपहरण की थी? चिरंजीवी ने पहले सोचा था कि प्रणव इनकार कर देगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रणव वास्तव में जोर से हंसेगा और कहेगा, तो क्या हुआ अगर हाँ? क्या मैं जो पृथ्वी सार क्रिस्टल चाहता हूं वो तैयार है? मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष न दे। फिर भी एक मूर्ख है जो इस सीट को चुनौती दे रहा है। एक बार समय पूरा हो जाने पर मैं आपकी बेटी को वैसे ही ऊपर भेज दूंगा। ये मत सोचो कि ये बदमाश समय खरीद सकता है। प्रणव ने खुलेआम ये स्वीकार किया कि चिरंजीवी और भी अधिक क्रोधित हो गया। अगर उसे ये आशंका न होती कि दूसरे पक्ष की ताकत बहुत भयानक है तो वो वास्तव में इस पल जाकर अपनी जान जोखिम में डालना चाहता। तुम और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मुझे बार बार क्यों निशाना बनाना चाहते हो? चिरंजीवी ने आक्रोश से निंदा की। प्रणव ने चिरंजीवी को दयनीय दृष्टि से देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्यों? क्या मजाक है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी किस तरह की जगह पर हो? ये जगह है अराजक शैतान सागर। इस क्लाउड ट्रांसेंट सिटी में मैं राजा हूं। तुम्हारा सब कुछ मेरा है। कुछ मात्र पृथ्वी सार क्रिस्टल क्या माने जाते हैं? मैं तुम्हें नहीं, बल्कि तुम सभी को, इन यात्रा व्यापार व्यापारियों को निशाना बना रहा हूं। तुम लोग अराजक शैतान सागर के संसाधनों का उपयोग करके भारी मुनाफा कमाते हो। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं तुम सभी को इकट्ठा होने देता हूं। जब तक तुम मोटे नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करो, फिर वध करो और खाओ। इसमें क्या गलत है? बाहरी दुनिया में इस तरह का बहाना बहुत बेतुका हो सकता है, लेकिन इस क्लाउड ट्रांसेंट सिटी में इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये बात आसपास के लोगों और देखने वालों के हाव भाव से देखी जा सकती थी। उन्होंने चिरंजीवी की ओर बहुत दया भरी नजर से नहीं देखा, बल्कि उदासीनता और तिरस्कार से देखा। यहां कोई व्यक्ति केवल मेमने बनकर रह सकता है जिसके बारे में दूसरे लोग बिना ताकत के बात करते हैं। यहां बात करने का कोई कारण ही नहीं था। ताकत सब कुछ थी। इस क्लाउड ट्रांसेंट सिटी में सिटी लॉर्ड प्रणव की ताकत सबसे शक्तिशाली थी, इसलिए उसने जो भी किया वो सही था। उसने अपहरण की कार्रवाई इसलिए की ताकि घास को नहीं लाया जाए और सांप को न डराए, ताकि इन व्यापारियों को जमा होने के लिए कुछ और समय मिल सके। चिरंजीवी इतना क्रोधित हुआ
कि उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा के भाव थे। उसने शुरू में सोचा था कि पृथ्वी सार क्रिस्टल सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हालांकि वो गलत था। इतने सालों तक वो केवल एक मेमना था जिसे दूसरों ने पालने के लिए छोड़ दिया। बस इतना था कि ये मेमना मोटा हो गया था और वो दूसरी बार सिटी लॉर्ड प्रणव द्वारा मारा जा रहा था। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझ पर आजमाया जा सकता है। तुम एक छोटी लड़की से क्यों निपटना चाहते हो जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है? उस समय लिंगर अभी भी एक शिशु था जो लंगोट पहने हुए था। लेकिन तुम, चिरंजीव कांपते हुए बोला। सिटी लॉर्ड प्रणव ने अपना मुंह सिकोड़ा और तिरस्कार पूर्वक कहा, छोटी बच्ची, अराजक शांत सागर में शक्ति का न होना मूल पाप है। यहां दया नहीं है, केवल शक्ति है। तुम सभी इतने सालों से अराजक शांत सागर में रह रहे हो और वास्तव में इस बिंदु को भी नहीं देख सकते। मूर्ख, तुम शैतान। बड़े भाई ज्योतिरादित्य, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें देता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे लिए इस राक्षस को मारने में मदद करो। चिरंजीवी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और प्रणव के जीवन के लिए अपनी सारी संपत्ति का उपयोग करना चाहता था। चिरंजीवी स्वयं भी एक स्वर्ग आरोहण क्षेत्र शक्ति था, लेकिन प्रणव के सामने वो बहुत कमजोर था। पति पत्नी दोनों का एक साथ हमला करना प्रणव के लिए भी संभव नहीं था। वे केवल पैसे के बल पर ही काम कर सकते थे। ज्योतिरादित्य के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। उसे नहीं लगता था कि बिपाशा के गायब होने में प्रणव का हाथ होगा। हालांकि उसने पहले भी स्पिरिट प्रोफाउंड यूनिटी फॉर्मेशन का उपयोग करके खूंखार को डरा दिया था, लेकिन प्रणव का सामना करते हुए जिसकी ताकत एक स्तर अधिक थी, ज्योतिरादित्य हिचकिचाया। सर चिरंजीवी, ऐसा नहीं है कि मैं, ज्योतिरादित्य, मौत का सामना करने के बजाय जीवन से चिपके रहना चाहता हूं। यह सिर्फ इतना है कि मैं वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपका पैसा, अगर मैं ये नौकरी लेता हूं तो मेरे पास कमाने के लिए जीवन होगा, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए जीवन नहीं बचेगा। ज्योतिरादित्य ने असहाय होकर कहा। जिस क्षण ये शब्द बोले गए, चिरंजीवी और ज्योतिरादित्य जोड़ी की सारी ताकत खत्म हो गई। अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए। ग्रीन सी भाड़े का समूह उनका सबसे बड़ा भरोसा था, लेकिन ज्योतिरादित्य भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। उनके पास अभी क्या उम्मीद थी? सिटी लॉर्ड प्रणव ने जब यह स्थिति देखी तो उसे खुद पर और भी गर्व हुआ और उसने जोर से हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, यह क्लाउड ट्रांसेंट सिटी मेरी दुनिया है। एक छोटा सा भाड़े का गिरोह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हुम्फ, अगर तुम समझदार हो तो पैसे तैयार करके उस जगह पर भेज दो। शायद तुम अपनी प्यारी बेटी को अभी भी देख सको। हालांकि बात करने से पहले मैं इस कचरे को निपटा दूं। कितने साल हो गए हैं जब किसी ने इस सीट को चुनौती देने की हिम्मत की है? प्रणव ने आरव की ओर चमकती हुई निगाहों से देखा। वो बहुत उत्साहित था। जब से वो पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची पर चढ़ा है, तब से किसी ने उसे चुनौती नहीं दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे अभ्यास करने देने के लिए खुद को मंच पर पहुंचाएगा। हालांकि उसकी ताकत थोड़ी कमजोर थी, लेकिन बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारना ही काफी था। आरव ने पूरे समय किनारे पर बात नहीं की। ये बंदरों को चेतावनी देने के लिए था। चिरंजीवी और सिमरन अराजक शैतान सागर की क्रूरता को जानते हैं। पर्याप्त ताकत के बिना ये अंत में छलनी से पानी खींचने जैसा ही होगा। आरव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और अपना मुंह खोलकर कहा, क्या तुम्हारा बकवास खत्म हो चुका है? मैं तुम्हें अभी ही निपटा सकता हूं। इससे पहले तुम्हारे पास एक मौका है। क्या तुम खुद ही एब्सोल्यूट किल टोकन सौंप रहे हो, या तुम चाहते हो कि मैं खुदा कर इसे ले लूं? सिटी लॉर्ड प्रणव दंग रह गया और आरव को ऐसे देखा जैसे वो किसी मूर्ख को घूर रहा हो, और उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग भी मेरा एब्सोल्यूट किल टोकन चाहते हैं? वापस जाओ और अगले 100 साल तक प्रशिक्षण लो। ये एब्सोल्यूट किल टोकन ही आरव के क्लाउड ट्रांसेंट सिटी में आने का दूसरा उद्देश्य था, क्योंकि इस एब्सोल्यूट किल टोकन के पास होने पर ही कोई स्लॉटर स्टेप्स में प्रवेश कर सकता था। अन्यथा जल्दबाजी में अंदर प्रवेश करने पर कोई नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक सिटी लॉर्ड के पास एक एब्सोल्यूट किल टोकन था। स्लॉटर स्टेप्स में प्रवेश करने के लिए एब्सोल्यूट किल टोकन प्राप्त करने के लिए यह केवल सिटी लॉर्ड को मारकर ही पूरा किया जा सकता था। यदि वर्तमान सिटी लॉर्ड स्लॉटर स्टेप्स में प्रवेश करता है तो स्लॉटर स्टेप्स अगले सिटी लॉर्ड के लिए एक और टोकन भेज देगा। निसंदेह यह प्रक्रिया एक और खूनी संघर्ष होगी। चिरंजीवी युगल अपने होश खो बैठे थे। अचानक आरव के शब्द सुनकर वे चौंके बिना नहीं रह सके। वे जल्दी से आरव को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और कहा, मास्टर आरव, आप हमारे परिवार के उपकार करता है। हम आपको अपना जीवन व्यर्थ गवाते हुए नहीं देख सकते। आपकी दयालुता, सिमरन और मैं इसे ध्यान में रखेंगे। बस इतना है कि हम इसे अगले जन्म में ही चुका सकते हैं। आरव ने यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, सर चिरंजीवी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एब्सोल्यूट किल टोकन के लिए इस क्लाउड ट्रांसेंट सिटी में आया था। बस मुझे उम्मीद नहीं थी
कि बिपाशा इस तरह की घटना का सामना करेगी। चूंकि ये मामला प्रणव ने किया था, तो ये मुझे बहुत परेशानी से बचाता है, दो चीजों को एक में मिला देता है। पिछले कुछ सालों में बिपाशा ने जो दर्द सहा है, उसे खून से चुकाना चाहिए। चिरंजीवी दंग रह गया और बुदबुदाया, लेकिन वो एक पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची का विशेषज्ञ है, तुम तो सिर्फ एक कीमियागर हो, उसे हराना असंभव है। आरव ने चिरंजीवी के कंधे पर 2 बार हल्के से थपथपाया और कहा, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें साफ साफ दिख जाना चाहिए था कि अराजक शैतान सागर किस तरह की जगह है। जब मैं बिपाशा को बचा लूंगा, तो तुम्हारे 3 लोगों के परिवार को यह जगह छोड़ देनी चाहिए और फिर कभी यहां नहीं आना चाहिए। ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम लोगों को आना चाहिए। बेशर्म शेखी बघारने वाले मूर्ख, अभी तो अपनी जान गंवाने ही वाले हो और फिर भी लोगों को बचाने जाना चाहते हो। सिटी लॉर्ड प्रणव ने ठहाका लगाया और कहा। आरव के शांत रवैये ने सिटी लॉर्ड प्रणव को बहुत नाराज कर दिया। दिखावा करने की भी एक सीमा होती है ना? एक दूसरे स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में एक पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ को चुनौती देना, इस तरह की बात पहले कभी भी अराजक शैतान सागर में नहीं हुई थी। पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञों के लिए यह हमेशा दूसरों को चुनौती देने के लिए क्षेत्र पार करना था। उन्हें पहले कब दूसरों द्वारा चुनौती दी गई थी? चिरंजीवी अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे आरव की सार ऊर्जा ने हल्का धक्का दिया। वो और ज्योतिरादित्य दोनों तुरंत एक तरफ धकेल दिए गए। चिरंजीवी अवाक रह गया। वो भी एक स्वर्ग आरोहण क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था। यहां आरव द्वारा धकेले जाने के कारण उसके पास वास्तव में जवाबी कार्रवाई करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। आरव अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके उदासीनता से बोला, क्या तुमने पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची की रैंकिंग का बखान किया था? बहुत बकवास। सिटी लॉर्ड प्रणव के हाव भाव ठंडे पड़ गए और उसने कहा, बदबूदार बच्चा, तुम बहुत बुरी तरह मरोगे। एक हिंसक हत्या की मंशा फूट पड़ी जो लगभग साकार हो गई। आसपास के दर्शक इस हत्या की मंशा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सके और जल्दी से पीछे हट गए और फैल गए। पहले से ही कई सालों से सिटी लॉर्ड प्रणव को कार्रवाई करते नहीं देखा गया है। उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा है। उसकी हत्या की मंशा ठोस हो गई है। ऐसा लगता है कि वध यानी कि मारने की सर्वोच्च सत्य इरादे में उसकी समझ पहले से और बेहतर हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले कुछ सालों में उसकी पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची की रैंक लगातार बढ़ती गई। ऐसा लगता है कि वो पहले से ही स्वर्गीय साधु क्षेत्र से दूर नहीं है। सिटी लॉर्ड प्रणव को चुनौती देने वाला ये बच्चा बस मौत को दावत दे रहा है। सिटी लॉर्ड प्रणव की स्थिति प्रामाणिक युद्ध परिणामों का उपयोग करके लड़ी गई थी। यद्यपि उसने कई वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसकी ताकत स्पष्ट रूप से लगातार बढ़ रही थी। इस समय तक जब प्रणव ने एक बार फिर सभी के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो कोई भी आरव के बारे में आशावादी महसूस नहीं कर रहा था। वध यानी कि मारने की यानी कि हत्या मनसा सच्चा इरादा एक ऐसी अवधारणा थी जिसे अर्जक शैतान सागर के मार्शल कलाकारों द्वारा सार्वभौमिक रूप से समझा गया था। वध अवधारणा भी एक सर्वोच्च सच्चा इरादा थी। जब चरम पर खेती की जाती है, तो ये झुलसाने वाली अवधारणा से बिल्कुल भी कम नहीं थी। अत्यधिक उच्च क्षेत्र में खेती करने के बाद कोई भी मार्शल कलाकार द्वारा जारी की गई अवधारणा पर भरोसा करके प्रतिद्वंद्वी की मानसिक स्थिति को भ्रमित कर सकता था और फिर वहीं से पहला वार कर सकता था। आरव अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके तूफान के बीच में बहुत आराम से, बहुत शांत दिख रहा था। वध का सच्चा इरादा बहुत मजबूत था, लेकिन सिटी लॉर्ड प्रणव की समझ के आधार पर यह आरव को जरा भी हिला नहीं पाया। यह दृश्य देखकर प्रणव के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। लगता है कि इस बच्चे में भी शोर मचाने की हिम्मत कुछ ताकत है। सिटी लॉर्ड प्रणव की आकृति अचानक उभर आई। उसके हाथ की तलवार वास्तव में विचित्र तरीके से गायब हो गई। छाया रहित तलवार। देखो, सिटी लॉर्ड प्रणव की छाया रहित तलवार आखिरकार एक बार फिर प्रकट हुई। उसने बिना किसी निशान के अपनी तलवार खींची। ये पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही मारक चाल है जो उसने पिछली बार हमला करते समय इस्तेमाल की थी। जिस क्षण सिटी लॉर्ड प्रणव ने हरकत की, किसी ने तुरंत चौंक कर चिल्लाया। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसका पूरा व्यक्तित्व हार्ट लाइक मोनोलिथ हार्ट दायरे में प्रवेश कर गया, अपने आसपास के सभी वातावरण को अपने हाथ की हथेली की तरह पहचानते हुए। खटखट, धातु की खटपट की एक तीखी आवाज आई। संपर्क में आने पर आरव और सिटी लॉर्ड प्रणव अलग हो गए। आरव वास्तव में कई दर्जन कदम पीछे हट गया। इस लड़के ने वास्तव में सिटी लॉर्ड प्रणव के साथ आमने सामने की टक्कर के लिए अपने मांसल शरीर की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका मांसल शरीर कितना शक्तिशाली है, इतनी तेज तलवार की चाल, उसने इसे कैसे देखा और रोका? कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़के ने सिटी लॉर्ड प्रणव को चुनौती देने की हिम्मत की। पता चला कि उसकी ताकत वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी सिटी लॉर्ड प्रणव का मुकाबला नहीं कर सकता। एक चाल नीचे जाने पर
सिटी लॉर्ड प्रणव ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई, जबकि आरव को कई दर्जन कदम पीछे धकेल दिया गया। जो भी श्रेष्ठ था उसे तुरंत निर्धारित किया गया। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अहंकारी थे। पता चला कि तुम्हारा मांसल शरीर पहले से ही इस स्तर तक विकसित हो चुका है। हालांकि तुम्हारा मांसल शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह किसी काम का नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सिटी लॉर्ड प्रणव ने ठहाका लगाया। अपनी तलवार घुमाते हुए उसने फिर से हमला किया। खटखट खटखट खटखट। पलक झपकते ही दोनों लोगों ने कई दर्जन राउंड तक लड़ाई की। धमाका। सिटी लॉर्ड प्रणव ने अपना पैर उठाया और अचानक आरव की छाती पर जोर से मारा और उसे दूर फेंक दिया। मास्टर आरव। चिरंजीवी बहुत पहले ही आश्चर्य से स्तब्ध रह गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि आरव वास्तव में इतना दुर्जय है। सिटी लॉर्ड प्रणव जैसे विशेषज्ञ से लड़ते हुए वो वास्तव में थोड़ी असुविधाजनक स्थिति में था, लेकिन इस हरकत ने चिरंजीवी को भयभीत कर दिया। आरव बिल्कुल ठीक लग रहा था। अपने पैरों पर रेंगते हुए और अपने शरीर पर धूल थपथपाते हुए उसने कहा, बुरा नहीं है, थोड़ा दिलचस्प है। फिर से प्रणव का पैर आरव की छाती पर पड़ा और वो अब खुद से खुश था। यह देखकर कि आरव बिल्कुल ठीक लग रहा था, उसके चेहरे पर बदसूरती छा गई। उसने इस पैर को ज्यादा नहीं रोका। आरव वास्तव में बिल्कुल भी घायल नहीं था। दुर्जय मांसल शरीर, यह रक्षा भी हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थी। ऐसा लगता है कि केवल मेरा वध अवधारणा ही आरव की रक्षा को तोड़ सकती है। लड़का, अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। प्रणव ने अपनी तलवार चलाई और फिर से आरव से लड़ते हुए हमला किया। प्रणव की वध अवधारणा हर जगह फैल गई, चरम सीमा तक हिंसक हो गई। इसकी तुलना में आरव तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश में एक जिद्दी चट्टान की तरह था। चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों न हो, वो अभी भी एक चट्टान की तरह मजबूती से टिका हुआ था। यह सिर्फ इतना था कि समझदार आंखों वाले लोग बता सकते थे कि आरव अभी भी नुकसान में था। प्रणव आरव से निपटने के लिए अपनी वध अवधारणा का उपयोग करना चाहता था, लेकिन हर बार आरव ने चतुराई से इसे टाल दिया। हालांकि भले ही आरव ने महत्वपूर्ण भागों को बचा लिया, लेकिन पूरी प्रक्रिया में वो एक दयनीय स्थिति में था। 1000 एक्सचेंजों के बाद वो पहले से ही काफी बाहरी घावों से पीड़ित था। हे, भले ही तुम धातु का एक टुकड़ा हो, तुम इस दर पर गंभीर चोटों से मर जाओगे। सिटी लॉर्ड प्रणव बहुत धैर्यवान था। चूंकि आरव समय को खींचना चाहता था, तो वो देखना चाहता था कि कौन समय बर्बाद कर सकता है, लेकिन आरव बेखबर था। उसने अभी भी अपनी मुट्ठियां लगातार लहराई। सिटी लॉर्ड प्रणव को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। मास्टर आरव, अब और मत लड़ो। अगर तुम लड़ते रहे तो तुम मर जाओगे। चिरंजीवी वास्तव में अब और नहीं देख सका और किनारे पर चिल्लाया, हा, तुम बहुत भोले हो इस बिंदु पर। क्या सिटी लॉर्ड प्रणव अभी भी उसे जीवित छोड़ देंगे? लेकिन सिटी लॉर्ड प्रणव को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होने के लिए वो पहले से ही पर्याप्त रूप से गर्व कर सकता है। प्रणव के अनुयायियों में से एक ने बड़ी हंसी के साथ कहा, मूर्ख, ये मौत का मुकाबला है। जब तक एक पक्ष मर नहीं जाता, ये खत्म नहीं होगा। ये बदमाश अपनी क्षमता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंक रहा है। वास्तव में सिटी लॉर्ड प्रणव को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। अगर वो मर भी जाता है तो ये उसके लिए सही है। ये देखते हुए कि आरव को पराजित किया जाना था, सभी ने आरव की अपनी ताकत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकने की अवमानना की। शुरू से लेकर अब तक आरव हमेशा निष्क्रिय रूप से पिटाई सहने की स्थिति में रहा था। जीत की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। हालांकि आरव की ताकत सभी की उम्मीदों से बढ़कर थी, लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि प्रणव के साथ उसका अंतर बहुत बड़ा था। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं चला कि अभी से ही प्रणव की अभिव्यक्ति लगातार गंभीर होती जा रही थी। आरव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ताकत बढ़ती जा रही थी। प्रत्येक मुक्का एक विशाल हथौड़े की तरह था, जिसमें बहुत बड़ा प्रभाव बल था। सिटी लॉर्ड प्रणव में वास्तव में कुछ संकेत थे कि वह इसका सामना नहीं कर सकता था। इसके अलावा आरव के हर मुक्के से सिटी लॉर्ड प्रणव का पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे आग की लपटों में जलाया जा रहा हो। जबरदस्त प्रभाव बल और दहन की शक्ति ने उसके पूरे शरीर को बेहद अविकसित बना दिया। अचानक सिटी लॉर्ड प्रणव की पुतलियां सिकुड़ गई। आरव का यह मुक्का वास्तव में उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। धमाका। बस एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सिटी लॉर्ड प्रणव का शरीर तोप के गोले की तरह जमीन पर गिर गया। आरव का मजाक उड़ाने वाली आवाजें अचानक बंद हो गई। वे इस दृश्य को अविश्वास से देखते रहे। एक पल के लिए उनका दिमाग इस पर काबू नहीं पा सका। अभी यह स्पष्ट रूप से सिटी लॉर्ड प्रणव था जिसने पूर्ण पहल की थी। वो पलक झपकते ही क्यों हार गया? यहां क्या हो रहा है? सिटी लॉर्ड प्रणव स्पष्ट रूप से इस लड़के को हर तरफ से दबा रहा था। वो अचानक ऐसा कैसे हो गया? एक पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ वास्तव में एक अज्ञात और अनाम द्वितीय स्तर स्वर्ग
आरोहण क्षेत्र से हार जाता है। ये बहुत अविश्वसनीय है। सिटी लॉर्ड प्रणव को अचानक मारा जाना सभी को अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध कर गया। स्पष्ट रूप से सिटी लॉर्ड प्रणव ने आरव को हर तरफ से दबा दिया था और वो जल्द ही पराजित होने वाला था। कथानक कैसे पलट गया? अचानक सिटी लॉर्ड प्रणव ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। अविश्वसनीय रूप से दुखी दिख रहा था। उसने खुद को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसने पहले जो हल्का कवच पहना हुआ था वो वास्तव में आरव द्वारा एक मुक्का मारने से बर्बाद हो गया था और पहले से ही पूरी तरह से अपना काम करना बंद कर चुका था, जिसका मतलब यह भी था कि अगर आरव ने उसे एक और मुक्का मारा तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। अभी जीवन और मृत्यु के मोड़ पर यह हल्का कवच ही था जिसने उसकी जान बचाई। यह हल्का कवच उसने बहुत बड़ी कीमत देकर हासिल किया था। यह उसके जीवन को बचाने के लिए था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव ने इसे केवल एक मुक्का मारने के लिए इस्तेमाल किया होगा। पहले के मुक्के को याद करते हुए सिटी लॉर्ड प्रणव के दिल में अभी भी डर था। उस पर हल्का कवच एक उच्च श्रेणी का गहरा आर्टिफैक्ट कवच था। यह वास्तव में आरव के मुक्के के नीचे बेकार हो गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि आरव के पहले के मुक्के की ताकत कितनी भयानक थी। किसी को यह जानना चाहिए कि मरम्मत से परे एक उच्च श्रेणी के गहन आर्टिफैक्ट कवच को नष्ट करना तलवार को तोड़ने की तुलना में बहुत अधिक कठिनाई का स्तर था। कवच के अलावा अभी भी मार्शल आर्टिस्ट की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा थी। न केवल आरव ने सीधे प्रणव की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को नष्ट कर दिया, बल्कि अवशिष्ट बल ने एक उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक कवच को भी नष्ट कर दिया। यह प्रहार बहुत भयानक था। सिटी लॉर्ड प्रणव ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में अत्यधिक भय का भाव था। तुम वास्तव में मुझ पर अपनी चालों का परीक्षण कर रहे थे। इस बिंदु पर अगर सिटी लॉर्ड प्रणव को अभी भी यह समझ में नहीं आया कि आरव उसे केवल अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए एक लक्ष्य के रूप में देख रहा था, तो वो बहुत मूर्ख होगा। युद्ध में आरव की मुट्ठी की तकनीक मजबूत और मजबूत होती गई, तेजी से कुशल होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप पीठ पर उस भयानक मुक्के को छोड़ना लेना पड़ा। उस मुक्के की शक्ति एक स्वर्गीय साधु क्षेत्र मार्शल कलाकार को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम थी। द्वितीय स्तर स्वर्ग आरोहण क्षेत्र, और वह एक स्वर्गीय साधु क्षेत्र मार्शल कलाकार को खत्म करने के लिए एक प्रमुख साधना क्षेत्र को पार कर सकता था। यह किस तरह की अवधारणा थी? यह सच था कि पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची के मार्शल कलाकार मजबूत थे, लेकिन जब वे द्वितीय स्तर स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में थे तो ऐसी विकृत शक्ति होना भी संभव नहीं था। मध्य हवा में आरव काफी जर्जर दिखाई दिया, लेकिन उसका मांसल शरीर बेहद शक्तिशाली था। प्रणव के हमले से उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी। आरव ने यह सुनकर बेपरवाही से कहा, तुम इतने मूर्ख नहीं हो। तुम्हारी बदौलत मेरा शून्य ड्रैगन शैडो पंच आखिरकार महारत हासिल कर चुका है। यह चाल शून्य अग्नि चिन्ह और ड्रैगन तरंग से मिलकर बनी चाल थी। चाल का परीक्षण करने के लिए उसने प्रणव को इसलिए चुना क्योंकि वह काफी मजबूत था। बेशक आरव के पास शून्य तलवार पर भरोसा करके प्रणव को मारने की ताकत थी, लेकिन वो परीक्षण करना चाहता था। प्रणव की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत थी, लेकिन आरव के प्रति उसका खौफ चरम पर पहुंच गया। तुमने अभी जो पंच किया उसमें वास्तव में झुलसाने वाला सर्वोच्च सच्चा इरादा था क्या? उन दोनों ने 1000 चालें बदली, और यह वास्तव में वो लड़का था जो अपनी चालों का परीक्षण कर रहा था। बहुत भयानक। अपनी चालों का परीक्षण करने के लिए वास्तव में पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ का उपयोग करने की हिम्मत करना। यह आदमी कितना आश्वस्त है। सिटी लॉर्ड प्रणव ने अभी क्या कहा? झुलसाने वाला सर्वोच्च सच्चा इरादा। क्या यह वो सर्वोच्च सच्चा इरादा नहीं है जिसे केवल स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग ही समझ सकता है? यह लड़का, उसने ये कैसे किया? आरव और प्रणव की बातचीत ने आसपास के मार्शल कलाकारों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने पहले भी सोचा था कि आरव एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव प्रणव को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। चालों का परीक्षण करने के लिए पृथ्वी नरसंहार घोषणा सूची विशेषज्ञ का उपयोग करने की हिम्मत करने के लिए आरव को पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए, भले ही उसने उस नए महारत वाले कदम का उपयोग न किया हो। आरव में सिटी लॉर्ड प्रणव को मारने की क्षमता थी। हालांकि आरव सिर्फ दूसरे स्तर का स्वर्ग आरोहण क्षेत्र था। आरव ने प्रणव को देखते हुए उदासीनता से कहा, कम से कम तुम्हारे पास कुछ अंतर्दृष्टि है। अब मैं तुम्हें अपने रास्ते पर भेज सकता हूं। बात खत्म करते हुए आरव की आकृति हिल गई। एक मुक्का मारकर सिटी लॉर्ड प्रणव को खत्म करने की योजना बना रही थी। रुको, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो वो छोटी लड़की निश्चित रूप से मर जाएगी। क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? मैं देखना चाहता हूं कि तुम उसे कैसे बचाते हो। प्रणव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आरव का चिरंजीवी पति और पत्नी के साथ संबंध प्रणव ने बहुत पहले ही स्पष्ट रूप से पूछ लिया था। बिपाशा का अपहरण मूल रूप से चिरंजीवी से एक बड़ी रकम वसूलने के लिए किया गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी
कि अंत में ये वास्तव में उसका रक्षात्मक साधन बन गया। इससे प्रणव खुद पर अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न हुआ। बिपाशा के आसपास होने के कारण आरव बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा। ये शब्द सुनकर चिरंजीवी पति और पत्नी के चेहरे बदल गए और उन्होंने आक्रोश से फटकार लगाई, प्रणव, तुम बेशर्म हो। प्रणव ने ठहाका लगाया और कहा, हाय, बेशर्म? जीतने वाला राजा बन जाता है और हारने वाला डाकू। बेशर्म ये शब्द अराजक शैतान सी लड़के पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता, क्योंकि तुम पूर्ण हत्या टोकन चाहते हो। तो क्या तुमने नीचे गिरने की तैयारी कर ली है? क्या तुम अपना जीवन चाहते हो या उस छोटी लड़की का? खुद ही एक चुन लो। आरव जमीन पर गिर गया और प्रणव को दयनीय दृष्टि से देखते हुए उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। सिटी लॉर्ड प्रणव को आरव की प्रभावशाली गति ने प्रभावित किया और वास्तव में अनजाने में कई कदम पीछे हट गए। दांत पीसते हुए उन्होंने कहा, क्या अब आपको उस छोटी लड़की के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है? आरव ने मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वो वही छोटी लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? आरव ने जिस दिशा की ओर इशारा किया और देखा, प्रणव के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसके पैर कमजोर हो गए और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। ये कैसे संभव है? भीड़ में एक युवक अपनी गोद में एक छोटी लड़की को लेकर जा रहा था। वो छोटी लड़की बिपाशा के अलावा और कौन हो सकती है? जब चिरंजीवी पति पत्नी ने बिपाशा को देखा तो वे अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर अविश्वास की भावना उभर आई। बिपाशा, पिता, मां फियरी बिपाशा को लेकर चिरंजीवी पति पत्नी के सामने आए और उन्होंने उसे ज्योतिरादित्य को लौटा दिया। दंपति की आंखों से आंसू बह निकले। बिपाशा, ये सब पिता और मां की गलती थी, जिसके कारण तुम्हें ये कष्ट सहना पड़ा। तीनों का परिवार एक दूसरे के कंधे पर फूट फूट कर रोया। बांग्ला, आरव ने जरा भी संकोच नहीं किया और प्रणव को साफ सुथरा तरीके से खत्म कर दिया। अंतिम सुरक्षात्मक आकर्षण खत्म हो जाने के कारण प्रणव विरोध करने का साहस भी नहीं जुटा सका। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशारा किया। प्रणव की लाश से एक टोकन उसके हाथ में आ गया। जिस क्षण उसने उसे पकड़ा, एक उन्मत्त हत्यारी ऊर्जा सामने से झपटी। टोकन पर एक लाल रंग का मार शब्द लिखा था। यह टोकन पूर्ण हत्या टोकन था। इसके साथ आरव वध स्टेप्स में प्रवेश करने और रक्त और वध से भरी यात्रा शुरू करने में सक्षम होगा। एक गुरु को स्वीकार करने के लिए खून टपकता हुआ अत्यंत शक्तिशाली मारक ऊर्जा का एक विस्फोट आरव के शरीर में प्रवेश कर गया, जिसने आरव की चेतना के सागर पर हमला किया। एक पल में ऐसा लगा जैसे आरव अंतहीन वध में गिर गया हो। वास्तव में उसके मन में आसपास के सभी लोगों को मार डालने का आवेग था। उसे बिना किसी हिचकिचाहट के आरव हार्ट लाइक मोनोलिथ हार्ट दायरे में प्रवेश कर गया। इसने हत्या के इरादे के इस दौर को तुरंत दबा दिया। आरव के हार्ट लाइक मोनोलिथ को एकमात्र हत्या का इरादा कैसे हरा सकता है? इस पल आरव की हर हरकत पर सभी की नजर थी। जब सभी ने देखा कि उसने मौके पर ही एक गुरु को स्वीकार करने के लिए वास्तव में खून टपकाया, तो वे सभी चौंक गए जब तक कि वे अपना मुंह बंद नहीं कर सके। एब्सोल्यूट किल टोकन में बेहद तीव्र हत्या का इरादा था। एक भी दुर्घटना मार्शल आर्टिस्ट को हत्या मशीन में बदल सकती थी। जब आम लोगों को यह एब्सोल्यूट किल टोकन मिल जाता तो वे सभी एकांत में प्रवेश करने के लिए एक एकांत जगह खोज लेते। आरव जैसा अहंकारी कौन होगा? लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि आरव की आंखें केवल एक पल के लिए धुंधली थी। फिर उसमें स्पष्टता आ गई। ये नयान्या शहर का स्वामी बहुत भयानक था।